रोडोवा मिलिट्री अकादमी, वीआईपी कमरा 3। जैसे ही लियो ने वीआईपी रूम 3 के चमकदार दोहरे दरवाजों से अंदर कदम रखा, उसका स्वागत तुरंत शैंपेन की बौछार, बनावटी मुस्कान और पॉलिश किए हुए जूतों से किया गया। होराइजन डोमिनियन के कुछ सुसंगठित अधिकारी गिलास उठाए इंतजार कर रहे थे। तभी उनके सहायकों ने एक बेदाग सफेद बैनर फहराया जिस पर बड़े चांदी के अक्षरों में लिखा था, होराइजन डोमिनियन परिवार में आपका स्वागत है। ये किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर समारोह के बजाय किसी कॉर्पोरेट उत्सव का दृश्य लग रहा था, क्योंकि कमरे में हंसी गूंज रही थी, साथ ही उत्सुक आवाजों का समूह भी सुनाई दे रहा था। ग्रैंडमास्टर लियो, आपका स्वागत है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। युवक, होराइजन के साथ अनुबंध करके तुमने अपने जीवन का सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया है। शाबाश शाबाश, रोडोवा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। लियो ने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया और पूछे जाने पर कभी कभार सिर हिलाकर या संक्षिप्त शब्दों में ही जवाब दिया। उन्होंने बड़ी सहजता से भीड़ में अपना रास्ता बनाया, लेकिन मन ही मन वे बेहद असहज थे। खोखली हंसी, लगातार मिल रही तारीफें और गिलासों की खनक उन्हें अजीब और घुटन भरी लग रही थी। फिर भी उन्होंने बिना किसी रुकावट के अपनी भूमिका बखूबी निभाई। कुछ ही मिनटों के भीतर सहायकों ने उसे एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा कर दिया और उसके पूरे शरीर का माप लेना शुरू कर दिया। दर्जी गिद्धों की तरह उसके चारों ओर मंडरा रहे थे, आपस में फुसफुसाते हुए और टैबलेट पर नोट्स टाइप करते हुए इस बात पर बहस कर रहे थे कि लियो को किस शैली के कपड़े पहनाए जाएं, जिससे उसकी स्वाभाविक प्रतिभा निखर सके। अब नौजवान, एक अधिकारी ने बात शुरू की, जबकि दूसरे ने अपनी शैंपेन घुमाई। हमें अपने पसंदीदा हथियारों के बारे में बताओ। हमने तुम्हारे चयन मैचों में जो देखा, उससे तो लगता है कि तुम खंजर के विशेषज्ञ हो, है ना? लियो ने शांत भाव से उत्तर दिया, 2 खंजर, लगभग इतनी लंबाई के। उसने हाथों से इशारा किया। हाथापाई और दूर से फेंकने दोनों के लिए वजन संतुलित है। हैंडल न तो बहुत ज्यादा पकड़ वाला होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा फिसलन वाला। मैं इन्हें कभी कभार फेंकता हूँ, इसलिए मुझे एक साफ रिलीज का विकल्प चाहिए और एक ऐसा ब्लेड डिजाइन चाहिए जो सीधे फेंके जाने पर या घुमाव के साथ फेंके जाने पर भी सीधी रेखा में जा सके। उन्होंने चाकू छोड़ने पर होने वाली 2 अलग अलग प्रकार की गतियों का प्रदर्शन करते हुए समझाया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये नौसिखिए उनकी बात को समझ सकें। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, अधिकारियों ने एक दूसरे को प्रभावित निगाहों से देखा, मानो उसने कोई लंबे समय से छिपा हुआ युद्ध संबंधी रहस्य उजागर कर दिया हो। अद्भुत अद्भुत, एकदम पेशेवर। हम निश्चित रूप से आपका अनुरोध हमारे संघ के सर्वश्रेष्ठ हथियार निर्माता तक पहुंचा देंगे। आपको उनका काम बेहद सराहनीय लगेगा। जोई, क्या तुमने ये सब लिख लिया? ध्यान रखना कि एक भी शब्द छूट न जाए। अधिकारियों ने लियो की ओर बड़ी बड़ी आंखों और बनावटी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा, जिससे लियो को अंदर ही अंदर घिन आ रही थी। और आपके युद्धक साजो सामान, हमारे पास कुछ शानदार प्रोटोटाइप तैयार है। कुछ में लाल और पीले रंग का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपकी वो तीखी भूरी आंखें और भी आकर्षक लगें। उनमें से एक ने सुझाव दिया, क्योंकि लियो को लाल और पीले रंग के कपड़े पहनने का विचार तुरंत ही नापसंद आ गया था। नहीं, काला, मैं सिर्फ काले कपड़े पहनता हूं, लियो ने स्पष्ट घोषणा कर दी, जिससे बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची। काला, उनमें से एक ने हैरानी से पलकें झपकाई। एक हत्यारे के तौर पर काला रंग मुझ पर सबसे अच्छा लगता है। लियो ने अपनी बात पर जोर दिया, क्योंकि हालांकि होराइजन कंपनी के लोग उसकी पसंद से बहुत खुश नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस पर उससे झगड़ा न करने का फैसला किया। बिल्कुल बिल्कुल, सादगी ही शक्ति है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यह आकर्षक, सरल और आपकी शैली के लिए एकदम सही हो, उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा। और 1 और घंटा धीरे धीरे बीतता चला गया, जो कॉर्पोरेट गपशप, सतही चुटकुलों और बातचीत के नाम पर की गई आत्म प्रशंसा से भरा हुआ था। लियो ने संयम बनाए रखा, जरूरत पड़ने पर सवालों के जवाब दिए, तकनीकी प्राथमिकताएं बताईं और अनावश्यक चापलूसी को टाल दिया, लेकिन कभी भी अपना तटस्थ स्वभाव नहीं खोया। अंततः लगभग 2 घंटे बाद सहायकों में से एक लियो के हस्ताक्षर के लिए होराइजन डोमिनियन का आधिकारिक प्रायोजन अनुबंध लेकर आया। बिना एक पल भी गंवाए लियो ने पूरी एकाग्रता से हर पंक्ति को पढ़ा और सावधानीपूर्वक उसकी तुलना उस संस्करण से की जिसकी उसने एल्रिक के कार्यालय में समीक्षा की थी। और जब उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तभी उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और मुझे जो जानकारी है वह भर दी है, लेकिन इस अनुभाग के बारे में मुझे अभी पक्का पता नहीं है। लियो ने बैंकिंग विवरण वाले अनुभाग की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं है कि मेरा खाता क्या है या मेरे नाम से कोई खाता है भी या नहीं, लियो ने स्वीकार किया, जिस पर अधिकारी ने हंसते हुए उसकी बात को टाल दिया। चिंता मत कीजिए, हम इसे खुद संभाल लेंगे। पृष्ठभूमि की जांच करना और बाद में सही खाता जोड़ना हमारी मानक प्रक्रिया है। अभी आप बस सर्किट में हमारे लिए शानदार प्रदर्शन करने पर ध्यान दीजिए।
इसी के साथ सौदा पक्का हो गया और लियो आधिकारिक तौर पर होराइजन डोमिनियन द्वारा प्रायोजित लड़ाकू बन गया। हालांकि सच्चाई यह है कि इस सफलता की चमक कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि उन्हें कस्टमाइज्ड गियर प्राप्त हुआ है जो शायद रोडोवा अकादमी द्वारा जारी किए गए गियर की तुलना में उन्हें थोड़ा बेहतर फिट होगा। और साथ ही अकादमी के बाहर अपने जीवन में मदद करने वाले पैसे के लिए वो खुश भी था। हालांकि इसके अलावा लियो को फिलहाल ये पूरा मामला थकाऊ लग रहा था। रोडोवा सैन्य अकादमी भोजन कक्ष। दोपहर तक अकादमी में लियो को विभिन्न प्रायोजन प्रस्ताव मिलने की खबर फैल गई, क्योंकि किसी तरह ये तथ्य लीक हो गया कि विभिन्न समूह उनसे मिलने के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे। अरे बाप रे, होराइजन से निजी प्रायोजन का प्रस्ताव मिला, वो भी पहले साल में। उसे तो यूशेन से भी बेहतर डील मिल रही है। यार, मुझे बहुत जलन हो रही है। सोचो कैसा लगेगा जब अनगिनत खूबसूरत लड़कियां तुम्हारा नाप लें और तुम्हारी फिटिंग और स्टाइल डिजाइन करते हुए तुम्हारी तारीफ करें। मोनार्क टैलेंट, आकर्षक रूप रंग और अब एक शक्तिशाली प्रायोजक। इस आदमी के पास क्या नहीं है? भगवान, अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया मुझे अगले जन्म में लियो स्काईशेड के रूप में पुनर्जन्म दें। इस लड़के में सब कुछ है। छात्र आपस में लियो के प्रायोजन प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि सभी इस प्रस्ताव को लेकर उत्साहित थे। हालांकि लियो के मेस हॉल में प्रवेश करते ही पूरा माहौल तालियों और जयकारों से गूंज उठा, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से उनके लिए प्रायोजक मिलने पर रोडोवा की भीड़ ने सर्किट में अपनी जगह पक्की करने की तुलना में कहीं अधिक खुशी जाहिर की। ये रहा वो होराइजन का नया साइन करने वाला। ओम, लियो, मैं और मेरे दोस्त आपको सर्किट टीम में चुने जाने पर बधाई देना चाहते थे। अगर आप आज रात हमारे कमरे में आना चाहते हैं तो हम चारों आपका इंतजार कर रहे होंगे, नग्न अवस्था में। पीछे हट जाओ, अफवाहें हैं कि वो छोटी कद की मोरायन को डेट कर रहा है। इस खुशहाल जोड़े को मत तोड़ो। अरे नहीं, मोरायन को कुछ दिन पहले मुशेन को मुक्का मारते हुए पकड़ा गया था। वो निश्चित रूप से सुयांग या लियो के साथ जोड़ीदार नहीं है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। लियो अपने आगमन पर मचे शोरगुल को देखकर लगभग सिहर उठा। उसने शोरगुल वाली भीड़ को एक बनावटी मुस्कान और हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर जल्दी से अपनी प्लेट भरकर अपने कोने वाली सीट पर बैठ गया, जहां उसके परिचित दोस्त उसके सामने बैठे थे। तो क्या ये सच है? मुशेन ने उत्साहित भाव से सबसे पहले पूछा, जिसके जवाब में लियो ने कंधे उचका दिए। मैंने होराइजन के साथ करार कर लिया है। हाँ, लियो ने कहा। तभी मुशेन मेज के ऊपर से कूदकर उसे गले लगाने और उसके कंधों पर एक घूंसा मारने के लिए दौड़ा। तुमने होराइजन के साथ करार किया? तुमने होराइजन के साथ करार किया? कमीने, ये तो मेरे जैसे योद्धाओं का सपना होता है। इसे कहते समय थोड़ी खुशी दिखाओ, कभी कभी थोड़ी भावनाएं भी दिखाओ, तुम निर्दयी सन की कमीने। मुशेन ने लियो को बुरी तरह हिलाते हुए कहा। बधाई हो बड़े भाई, बधाई हो स्काईशेड। होराइजन बुरा नहीं है। मेरे क्रिम्सन फीनिक्स जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। ये आपके व्यक्तित्व के अनुकूल है, मोरायन और सुयांग ने कहा। तभी लियो ने हल्की सी हंसी हंसी। शायद धन्यवाद, उसने रूखेपन से जवाब दिया, क्योंकि उनके विपरीत वो इसे कोई बड़ी बात नहीं मानता था। हालांकि दोपहर के भोजन के दौरान प्रायोजकों के बारे में बातचीत जिस तरह से लंबी खींचती चली गई, उससे लियो को एहसास हुआ कि शायद इसमें उससे कहीं अधिक कुछ है जितना वो अभी समझ रहा है। अगले कुछ दिन बहुत तेजी से बीत गए, क्योंकि लियो ने जल्दी ही अपनी नई दिनचर्या में खुद को ढाल लिया। अब रोडोवा सर्किट टीम के सदस्य के रूप में उन्हें टूर्नामेंट समाप्त होने तक नियमित कक्षाओं में भाग लेने से छूट दी गई थी, जिससे उनके पास दिन के दौरान अथक अभ्यास और हर रात टीम के साथ घंटों टेप विश्लेषण करने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। चूंकि वो और सुयांग दोनों ही सर्किट की दुनिया में नए थे, इसलिए उनके पास समीक्षा करने के लिए फुटेज का एक बहुत बड़ा भंडार था। पिछले मैचों की रिकॉर्डिंग, दोस्ताना मुकाबलों और पिछले एक साल में जमा किए गए अनगिनत मुकाबले, जो आगामी सर्किट में उनके सामने आने वाले हर प्रमुख प्रतिद्वंद्वी की तकनीकों, आदतों और विशिष्टताओं को प्रदर्शित करते थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि ऐसे टेप कितने मूल्यवान थे, क्योंकि उनमें सूचीबद्ध करने के लिए अनगिनत दांव-पेच, विश्लेषण करने के लिए युद्ध शैलियां और याद करने के लिए तकनीकी पैटर्न मौजूद थे। फिर भी इस जानकारी से मिलने वाले रणनीतिक लाभ को समझने के बावजूद लियो को रोडोवा की इस पर लगभग धार्मिक निर्भरता परेशान करने वाली लगी। स्काईशेड, तुमने वो मूव देखा? टीम के सबसे कमजोर सदस्य एंजो ने उत्साह से कहा और तीसरी बार एक खास क्लिप को फिर से दिखाया। इसे डबल जंप कहते हैं। इससे एक्टिवेट होने के बाद कैस्टर अपने दूसरे कदम को हवा में छलांग में बदल सकता है। मुख्य बात है जूतों के तलवों के नीचे नीली चमक पर नजर रखना, यही असली पहचान होती है। वो थोड़ा झुककर गंभीर आंखों से बोला, अगर कभी तुम्हारा सामना मटिल्डा से हो तो सावधान रहना। उसने विरोधियों को गलत अनुमान लगाने के लिए उकसाकर और फिर खोपड़ी पर ऊपर से वार करके दर्जनों लड़ाइयां खत्म की है। लियो ने अप्रभावित होकर बस अपना सिर हिलाया।
क्या होगा अगर वह नीली चमक को नकली दिखाने के लिए किसी दूसरी कला का इस्तेमाल करे, या इससे भी बुरा, उसे पूरी तरह छिपाने के लिए किसी मायाजाल तकनीक का इस्तेमाल करे? लियो ने शांत लेकिन तीखे स्वर में जवाब दिया, हाँ, ये जानकारी मूल्यवान है, लेकिन इस पर बहुत अधिक भरोसा करना अपने प्रतिद्वंदी को अपनी हार का रास्ता सौंपने जैसा है। उसकी निगाहें फुटेज के रुके हुए फ्रेम पर टिकी रहीं। उन्होंने आगे कहा, जानकारी एक खंजर की तरह होती है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत तेज होती है, लेकिन किसी नौसिखिए के हाथों में पड़ने पर यह केवल उसे पकड़ने वाले को ही काट सकती है। लियो ने चेतावनी दी, जबकि यू शेन और सु यांग को छोड़कर टीम के अन्य सदस्यों ने उसकी बातों का उपहास उड़ाया। इन शुरुआती वर्षों में हमें कैप्टन शेन की दूसरी वापसी देखने को मिलेगी। उन्हें सामरिक आंकड़ों का महत्व समझ नहीं आता। बस इन टेपों को याद कर लो स्काईशिड, इससे तुम्हें अपनी किसी लड़ाई में जीत हासिल करने में मदद मिलेगी और तुम हमें धन्यवाद दोगे। इस तरह की लड़ाई से पहले आपको हर संभव लाभ उठाना चाहिए। ये कक्षा में की जाने वाली पढ़ाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीम के अन्य सदस्यों ने कहा। तभी लियो ने एक गहरी सांस ली लेकिन अपना मुंह बंद रखा। वो यहाँ टेपों की उपयोगिता पर बहस नहीं कर रहे थे। वो स्वयं जानता था कि वे उपयोगी हैं। हालांकि वो टीम को इस पर उनकी अत्यधिक निर्भरता के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। टेपों पर चर्चा करते समय वे उन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं दिखे, जिनके आधार पर इस पूर्व सूचना का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता था। लियो ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि सु यांग एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी, जबकि यू शेन ने चुपचाप खुद ही सिर हिलाया। दोनों स्पष्ट रूप से लियो के गहरे अर्थ को समझ रहे थे, भले ही अन्य लोग डेटा की पूजा में इतने मग्न थे कि उन्हें इसका एहसास ही न हुआ हो। बस इसी तरह रोडोवा मिलिट्री अकादमी सर्किट टीम के प्रस्थान से पहले का आखिरी दिन आ गया, जो उनकी अंतिम तैयारियों की शुरुआत का प्रतीक था। और इस दिन, जैसा कि न केवल कप्तान यू शेन बल्कि अकादमी से जुड़े प्रत्येक प्रशिक्षक और स्टाफ सदस्य द्वारा अनिवार्य किया गया था, पूरी टीम को किसी भी प्रकार के युद्ध अभ्यास या शारीरिक तनाव में शामिल होने से सख्ती से मना किया गया था, क्योंकि उन्हें इसके बजाय अकादमी के प्रसिद्ध मालिश और रिकवरी विंग में ले जाया गया था ताकि उनके शरीर को पूरी तरह से रिचार्ज किया जा सके और उन्हें उनकी चरम सीमा पर वापस लाया जा सके। सुबह से लेकर देर दोपहर तक टीम के प्रत्येक सदस्य ने उपचारों की एक सावधानीपूर्वक श्रृंखला से गुजरा, जिसकी शुरुआत विशेष चिकित्सकों द्वारा किए गए माना युक्त डीप टिश्यू मसाज से हुई, जिनके कुशल हाथों ने माना परिसंचरण तकनीकों के साथ मिलकर काम किया ताकि उनकी मांसपेशियों में गहराई से दबी हुई सबसे जिद्दी गांठों को भी ढीला किया जा सके। जिन तनावों का उन्हें एहसास भी नहीं था कि वे उन्हें धो रहे हैं, वे धीरे धीरे दूर हो गए, क्योंकि उनके शरीर धीरे धीरे तनाव मुक्त हो गए, जिससे हर गुजरते घंटे के साथ उन्हें हल्कापन महसूस होने लगा। मालिश के बाद टीम को पोषण स्नान में ले जाया गया। विशाल पत्थर के कुंड जो दुर्लभ जड़ी बूटियों, अद्भुत औषधियों और रासायनिक घोलों से भरे हुए थे, जिनका उद्देश्य थकी हुई मांसपेशियों को फिर से जीवंत करना और आंतरिक शक्ति को पुनः प्रदान करना था। गर्म तरल शरीर के हर रोम में समा गया और महीनों के कठिन प्रशिक्षण से बची हुई थकान को दूर कर दिया। अंत में, जब वे पूरी तरह से तनाव मुक्त हो गए, तो टीम को अंतिम चरण में ले जाया गया, जहां पेशेवर चिकित्सकों ने सावधानीपूर्वक औषधि आधारित उपचार किया, जिसके बाद सटीक रूप से गहरे ऊतकों में ऊर्जा का हेरफेर किया गया, जिससे आंतरिक घावों और सूक्ष्म क्षति को ठीक किया गया जो अन्यथा सतह के नीचे बनी रहती। जब लियो आखिरी उपचार के बाद उठा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर का हर इंच ठीक हो गया हो और उसे एक बिल्कुल नए रूप में ढाल दिया गया हो। जहां तक उसे याद था, पहली बार ऐसा हुआ था कि उसकी एक भी मांसपेशी में दर्द नहीं था, जोड़ों में कोई अकड़न नहीं थी, कोई भी दर्द उसकी इंद्रियों को सुस्त नहीं कर रहा था, बस हल्कापन था, मानो वो बिना जरा भी जलन महसूस किए पूरी अकादमी में दौड़ लगा सकता हो। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की पूरी तरह से मरम्मत हो गई हो, जिससे वो पहले से कहीं अधिक तेज, स्वच्छ और तैयार हो गया हो। आज रात कम से कम 8 घंटे अच्छी नींद लेना याद रखना। नींद बेहद जरूरी है, और भले ही आज के बाद आपको शारीरिक रूप से आराम महसूस हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपका दिमाग आराम से नहीं है। यू शेन ने शाम ढलते ही दृढ़ता से निर्देश दिया, जब टीम के सदस्य भोर में सर्किट के लिए रवाना होने से पहले आखिरी रात आराम करने के लिए अपने अपने छात्रावासों की ओर जाने लगे। उनकी बातों पर अधिकांश लोगों ने ध्यान दिया, क्योंकि दिन भर के उपचारों से सुस्ती महसूस करते हुए टीम के सदस्य गहरी, शांतिपूर्ण नींद में सो गए। हालांकि लियो के लिए दुर्भाग्यवश आज रात उसे चैन की नींद नहीं मिलेगी। उस रात 8 घंटे के आराम के बजाय उसने खुद को एक बार फिर भूतिया नींद में फंसा हुआ पाया। अतीत की खंडित यादों में असहाय रूप से घसीटा गया लियो एक बार फिर अपने पूर्वजों में से एक को अज्ञात पीछा करने वालों के एक समूह द्वारा निर्दयतापूर्वक शिकार करते हुए देखता रहा। लेकिन इस बार ये जीवन रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे एक पुरुष योद्धा की परिचित आकृति नहीं थी।
एक बदलाव के तौर पर इस एपिसोड की मुख्य किरदार एक महिला प्रतीत हो रही थी। भूतिया नींद, लियो का दृष्टिकोण। भूतिया नींद के ठंडे रंगहीन कोहरे ने एक बार फिर लियो को घेर लिया, क्योंकि वह अपने वंश की खंडित स्मृति के भीतर लक्ष्यहीन रूप से तैर रहा था। लेकिन पिछली कल्पनाओं के विपरीत ये कल्पना सामान्य अराजकता या हिंसा से शुरू नहीं हुई। इसके बजाय इसकी शुरुआत एक धुंधली रोशनी वाले कंक्रीट के गलियारे में गूंजते कदमों की लयबद्ध धमक के साथ हुई, जिसकी रंगहीन दीवारें खुरदरी और दरार वाली थीं, जबकि ऊपर की बत्तियां अनियमित रूप से टिमटिमा रही थीं। लियो चुपचाप जमीन के ऊपर मंडरा रहा था, एक महिला को सनकरे गलियारे से दौड़ते हुए देख रहा था और एक पल के लिए सोच रहा था कि यह किसी महिला पूर्वज के साथ उसका पहला दर्शन कैसे था। उसके लंबे काले बाल उसके पीछे उलझे और बिखरे हुए थे, जबकि उसकी सांसें भारी और बेताब थीं। वो किसी योद्धा की तरह कवच से सजी नहीं थी, बल्कि उसने एक साधारण खून से सनी डेनिम जैकेट पहनी हुई थी, जिसके कंधे पर बना प्रतीक चिन्ह काफी समय पहले धुंधला पड़ गया था। फिर भी तात्कालिकता के बावजूद यह उसका चेहरा ही था जिसने लियो के भीतर कुछ हलचल पैदा कर दी। उसके कोमल चेहरे पर डर के भाव साफ झलक रहे थे, लेकिन वह टूटने से इनकार कर रही थी, और ये भाव लियो को दर्दनाक रूप से परिचित लग रहे थे। उसके जबड़े की बनावट, बाईं आंख के नीचे का हल्का निशान, दृढ़ निश्चय से सिकुड़ी उसकी भौहें, ये सब लियो की धुंधली यादों की दीवारों से टकरा रहे थे। क्यों उसे देखना क्यों गलत लगता है? नहीं, गलत नहीं, जाना पहचाना सा लगता है, लियो ने सोचा और उसके सीने में एक तेज दर्द उठा। सपने में उसका कोई भौतिक रूप न होते हुए भी उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। ये पहचान तो नहीं थी, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन उस बंधन को नकारा नहीं जा सकता था जो पनप रहा था, नाजुक होते हुए भी गहराई से जुड़ा हुआ, क्योंकि वो खुद को उससे नजरें हटाने में असमर्थ पा रहा था। वो महिला अकेली नहीं थी। घनी दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके बगल में दौड़ रहा था, जिसके हाथ में एक पुरानी स्वचालित राइफल थी। उसके कदम भारी थे लेकिन संयमित थे, मानो वो लंबे समय से युद्ध में हथियार ले जाने का आदी हो चुका हो। उनके ठीक पीछे 3 और लोग थे, 2 लड़कियां और एक लड़का, सभी लियो की उम्र के आसपास लग रहे थे। कम रोशनी में उनके चेहरे क्षण भर के लिए झिलमिला उठे, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी, और कुछ मामलों में मुश्किल से छिपा हुआ भय भी। उन्होंने लियो को मेडिसिन बे नंबर 3 में रखा है, हमें अगला बायां मोड़ लेना होगा, युवा लड़के ने हौंफते हुए चिल्लाते हुए समूह का मार्गदर्शन किया। लियो, जो अभी भी अदृश्य रूप से मंडरा रहा था, नाम का जिक्र होते ही चौंक गया। लियो, उनकी भौहें तन गईं। मेरा नाम, क्या यह मेरे बारे में है? या क्या लियो सिर्फ एक और पूर्वज है? इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। यह कोई अनसुनी बात नहीं थी। नींद में दिखने वाले भूत हमेशा उसे अतीत के कुछ अंश, वंश के दर्दनाक इतिहास के टुकड़े दिखाते थे। पीढ़ियों से नामों का दोहराया जाना असंभव नहीं था। और फिर भी उस महिला की आशा और हताशा से चौड़ी हुई आंखें, मानो उसके अपने अनकहे डर को प्रतिध्वनित कर रही हो। जिस तरह उसका हर कदम जल्दबाजी से भरा हो, मानो आगे जो भी हो उसे वापस लाना उसके लिए सब कुछ हो। उसे देखते हुए जो सूक्ष्म गर्माहट महसूस हुई, उससे उसे यह आश्वासन मिला कि यह उसके पूर्वजों की पुरानी यादों को देखने जैसा नहीं था। यह महज एक और लियो नहीं था। इस बार उसे अंदर से महसूस हुआ कि शायद यह वही हो सकता है। टैप 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 जैसे ही गलियारा बाईं ओर एक रास्ता खोलता है, महिला अचानक मुड़ जाती है और ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि 2 गार्ड उससे 20 फीट से भी कम दूरी पर खड़े हैं। सावधान रहो, वो चीखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एक गार्ड ने एक विस्फोटक मंत्र छोड़ दिया जिसने पूरे समूह को पीछे की ओर धकेल दिया। धमाका, गलियारे के कोने से एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ, जिसने पूरे समूह को गुड़िया की तरह इधर उधर फेंक दिया। लियो की दृष्टि में दृश्य क्षण भर के लिए खंडित हो गया। धूल और मलबा हवा में भर जाने के कारण वो अव्यवस्थित धुंध में बदल गया। महिला को जमीन पर पटक दिया गया। उसका सुंदर और दयालु चेहरा अब धूल और धुएं से सना हुआ था, और वो जमीन पर लेटी हुई जोर जोर से खांस रही थी। वो कोई योद्धा नहीं थी। मामूली चोट लगने के बाद भी उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी उसमें दृढ़ता थी। खड़े होने की ताकत न होने के बावजूद उसने उठकर बैठने की कोशिश की और समूह का हालचाल पूछा। जब उसकी दृष्टि स्थिर हुई तो उसने 2 युवा आकृतियों, लड़के और एक लड़की, को 2 काले कवचधारी गार्डों के साथ क्रूर आमने सामने की लड़ाई में लगे हुए और तलवारों से उन्हें टकराते हुए देखा। जब लोहे की छड़ें लोहे से टकराई तो चिंगारियां उड़ने लगी। दोनों युवा योद्धा समय पाने के लिए बेताब होकर लड़ रहे थे। महिला जमीन पर छटपटा रही थी, कांपते हुए खुद को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसकी कमर पर लगा, वो जम सी गई। खून, उसके हाथों की उंगलियों पर एक गहरी, नम गर्माहट छा गई और सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। धमाके के छर्रे उसके पेट में गहरे तक घुस गए थे और घाव सत ही नहीं था। हे भगवान, हे ईश्वर,
उसने आंसू रोकते हुए धीरे से कहा। एक पल के लिए वह लड़खड़ा गई, लेकिन फिर खुद को संभालकर खड़ी हो गई। हालांकि उसे इस तरह पीड़ित देखकर, उसे अपनी कमर पकड़े हुए और बेहाल सांस लेते हुए देखकर लियो का पूरा शरीर कांप उठा। उसके सीने में दबाव बढ़ने लगा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके भीतर एक अवर्णनीय क्रोध भड़क उठा, जिसने सम्राट की उदासीनता को भी चीर दिया और भीतर उमड़ रहे तूफान के सामने निष्क्रिय भावनात्मक दमनकारी को बेकार कर दिया। ये कैसी अनुभूति है, लियो ने सोचा, क्योंकि वो जानता था कि उसने इससे भी कहीं अधिक बुरी परिस्थितियों का सामना किया है और यह महज वो दृश्य नहीं हो सकता जिसने उसे इतना परेशान किया हो। उसने मृत्यु को देखा था, उसने मृत्यु का कारण बनाया था, लेकिन ये क्रोध अलग ही था, अधिक तीव्र, अधिक उग्र, अनियंत्रित। मैं तो उसे जानता भी नहीं, तो फिर क्यों? फिर भी जब उसने खुद को समझाने की कोशिश की तो उसे दांत पीसते हुए, मुश्किल से रोके हुए आंसू बहाते हुए, पीड़ा के बावजूद अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखकर उसके अंदर कुछ गहरा टूट गया। और तब, मुझे लियो को बचाना ही होगा, मुझे अपने नन्हे बेटे को बचाना ही होगा, महिला ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा और अपने शरीर को आगे घसीटती रही, भले ही उसके नीचे धातु के फर्श पर खून टपक रहा था। ये शब्द सुनते ही लियो की सांस अटक गई, ये शब्द उसे हथौड़े की तरह लगे। और बस इसी तरह यादें लौट आईं, धुंधली धारें तेज हो गईं, टुकड़े आपस में जुड़ते चले गए। धूप से जगमगाती गलियों में खेलते हुए बीता बचपन, उसके कांपते हाथों से तैयार किया गया गर्म भोजन, देर रात तक उसे गोद में लेकर सुलाना और बीमार होने पर उसके द्वारा गुनगुनाए जाने वाले मधुर गीत। वो महज कोई महिला नहीं थी, वो उसकी माँ थी, एलेना स्काईशिल्ड। और बाकी लोग, राइफल लिए खड़ा अधेड़ उम्र का व्यक्ति, उसका पिता था। वो युवक, उसका भाई, तलवार लिए वो खूबसूरत महिला, उसकी भाभी। और तेल से सने ओवरऑल पहने दूसरी लड़की, उसकी प्रेमिका थी। यह मेरा परिवार है। लियो वहीं हवा में जम सा गया, सांस लेने में असमर्थ, क्योंकि वास्तविकता ने उसे कुचल दिया था। यह मेरा परिवार है। आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। बेबस होकर वो बस देखता रह गया, क्योंकि एलेना बिना हिचकिचाए दर्द भरे कदमों से आगे बढ़ती रही, अपने पीछे खून की एक पतली लकीर छोड़ती हुई, जैसे ही समूह एक और मोड़ पर मुड़ा। लेकिन इसके बाद जो कुछ उनका सामना हुआ, उसे देखकर लियो का दिल और भी ज्यादा बैठ गया। क्योंकि जैसे ही वे अगले हॉल में मुड़े, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गईं, क्योंकि दर्जनों काले कवचधारी सैनिक तैयार खड़े थे, राइफलें ताने हुए, चेहरे विजर्स के पीछे छिपे हुए। इतने सारे लोगों के सामने वे जीत नहीं सकते, लियो ने सोचा, और उसके पूरे शरीर में घबराहट फैल गई। सहज रूप से वो आगे बढ़ा, उस शक्ति को तोड़ने के लिए बेताब था जिसने उसे इस प्रेत जैसी अवस्था में जकड़ रखा था। मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, वो दहाड़ा, लेकिन चाहे वो कितना भी संघर्ष करे, उसके अंग धुएं की तरह निराकार बने रहे। असहाय, वो केवल खामोशी से चीख सकता था, क्योंकि जिस समूह को वो अब अपने परिवार के रूप में याद करता था, वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा था जिसे जीतना असंभव था। और जब उसने उनसे संपर्क साधने की बेताब कोशिश की, तो वास्तविकता ने उसे उनसे छीन लिया। और वह जाग गया। आश्चर्य, तारांकन हौंफते हुए और ठंडे पसीने से तरबतर, उसने अपने हाथों को इतनी कसकर भींच लिया था कि खून निकल आया। जब वो अपने छात्रावास की छत को निश्चिंत होकर घूर रहा था, तो उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। आंसू अनजाने में उसके गालों से बह निकले। आखिरकार उसे याद आ गया। आखिरकार उसे पता चल गया। वे मुझे ढूंढ रहे थे। रोडोवा सैन्य अकादमी, शिक्षकों का छात्रावास। बैंग बैंग बैंग, लियो की मुट्ठी के नीचे धातु का दरवाजा बुरी तरह से हिल गया। हर वार की गूंज मंद, शांत गलियारे में गूंज रही थी, मानो पूरा छात्रावास उसके क्रोध के कारण ढह जाएगा। मुइयान फे ने दरवाजा जोर से खोला। इस समय परेशान किए जाने पर उसकी ठंडी आंखों में झुंझलाहट झलक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने लियो को देखा, उसकी सांस अटक गई, क्योंकि सहज सावधानी ने उसे जकड़ लिया था। लियो वहां एक जंगली जानवर की तरह खड़ा था, बाल बिखरे हुए, सांसें तेज चल रही थी और आंखें बेकाबू थीं, मानो वो अभी अभी खून से लथपथ युद्धक्षेत्र से लौटा हो। ये क्या हो रहा है, कैडेट? तुम इस समय मेरे दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लियो ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। उसका हाथ तेजी से आगे बढ़ा, उसके सीने पर दबाव डाला और बिना किसी औपचारिकता के उसे वापस कमरे में धकेल दिया। उसकी कर्कश आवाज कांप रही थी। मेरा परिवार, क्या वे जीवित भी है? जैसे ही लियो के पीछे दरवाजा जोर से बंद हुआ, फे एक कदम पीछे हट गई। उसका शुरुआती गुस्सा वास्तविक चिंता में बदल गया, क्योंकि उसकी आवाज में व्याप्त हताशा ने उसे बता दिया कि यह सिर्फ एक क्षणिक बुरा सपना नहीं था। उससे मिलने के बाद पहली बार लियो आज उसे शांत नहीं लग रहा था। वो न तो निर्दयी था और न ही केवल क्रोधित, क्योंकि वो वास्तव में टूटा हुआ प्रतीत हो रहा था।
तुम्हारा क्या मतलब है? बेशक वे जीवित हैं, फे ने लियो की घबराहट को महज एक गलतफहमी बताकर खारिज करने की कोशिश करते हुए कहना शुरू किया, लेकिन लियो ने तुरंत एक उंगली उठाई और उसे इतनी तीखी नजर से घूरकर चुप करा दिया कि वह दंग रह गई। मैंने देखा, मुझे नींद में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए मुझसे पंगा मत लो, फे। लियो गुस्से से कांपते हुए बोला, उसकी आवाज डर से नहीं बल्कि भयंकर क्रोध से भरी हुई थी। मुझे मेरे परिवार के बारे में सच बताओ, वरना मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। फे स्तब्ध खड़ी थी, उसका गला सूख रहा था, क्योंकि दुष्ट पंथ के मुखिया के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। एक बार जब वो ग्रैंडमास्टर स्तर पर पहुंच जाएगा, तो उसकी यादें फिर से उभरने लगेंगी। उसे चेतावनी दी गई थी, फिर भी वो पल उसे झकझोर कर रख गया। तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा उस बुजुर्ग ने भविष्यवाणी की थी। उसने उसके कुछ हिस्से वापस पा लिए, और अब वो यहाँ खड़ा होकर जवाब मांग रहा है। उसने कड़वाहट से सोचा और एक गहरी हताश आह भरी। तुमने मुझसे कहा था कि मैंने यह मिशन अपने परिवार की रक्षा के लिए लिया है। तुमने मुझसे कहा था कि मैं ये सब उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कर रहा हूँ। तो फिर अभी सच बता दो, फे। लियो ने दबाव बनाते हुए कहा। मुट्ठी कसते हुए उसकी नसें फूल गईं और उसका ऑरा अस्थिर हो गया, क्योंकि मैंने उन्हें मौत का सामना करते हुए देखा। फे ने तनाव को शांत करने की कोशिश करते हुए धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही, लियो। तुम्हारा परिवार जीवित है, ध्यान से सुनो। क्या तुमने सचमुच उन्हें मरते हुए देखा? उसने सावधानीपूर्वक पूछा, उसकी आवाज नर्म और अधिक सधी हुई थी। लियो एक पल के लिए जम गया, उसकी सांस अटक गई। नहीं, मैंने उन्हें मरते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने उन्हें दुश्मनों से भरे एक हॉल में घुसते हुए देखा, जो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उनके बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन मुझे मुझे यकीन नहीं है। लियो ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों के कोनों में आंसू अटके हुए थे। पहली बार लियो को एहसास हुआ कि उसके परिवार की यादों के मामले में सम्राट की उदासीनता कितनी अप्रभावी थी, क्योंकि यह कौशल कितना भी गहराई से जुड़ा हुआ क्यों न हो, यह उसके मूल से उमड़ने वाली भावनाओं को कम नहीं कर सकता था। और हालांकि इस कौशल ने उसे कुछ क्षणों के लिए स्पष्टता प्रदान की, जहां वो कुछ पलों के लिए स्थिर हो गया और उसका दिमाग तर्कसंगत हो गया, लेकिन भावनाओं की एक और लहर के ट्रक की तरह उस पर हावी होते ही वो तुरंत उसी निराशा में डूब गया। वे जीवित हैं, लियो। फे ने धीरे से सोच समझकर शब्दों का चुनाव करते हुए कहा। सांस ले रहे हैं और सुरक्षित है, कम से कम अभी के लिए। लियो का गला सूख गया, उसका शरीर कांपने लगा और उसके दिमाग में तरह तरह के विचार घूमने लगे। उन्हें ये जानकर राहत मिली कि वे जीवित हैं, लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया था कि वे जीवित हैं, तो उनके मन में दर्जनों और सवाल उठ खड़े हुए, जिनके जवाब वे तुरंत जानना चाहते थे। क्या वे अब भी मेरे बारे में सोचते हैं? क्या उन्हें पता भी है कि मैं जिंदा हूं? क्या वे मुझसे मिलना चाहते हैं? हर सवाल के साथ उसकी आवाज और भी लड़खड़ाने लगी, उसकी मुठियां कांपने लगी और वह मुश्किल से खुद को सीधा रख पा रहा था। तुम खतरे में थे, तुम्हारा परिवार तुम्हें बचाने आया। स्काईशेड, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारा ऐसा परिवार है, लेकिन यह मत भूलो, वे भी भाग्यशाली हैं कि उन्हें तुम मिले हो। फे ने थोड़ा नर्म पड़ते हुए आगे बढ़ते हुए कहा। आप जिस मिशन पर हैं, वो उनकी सुरक्षा और आपके स्वयं के उद्धार के लिए है। इनमें से कुछ भी मामूली नहीं है, इनमें से कुछ भी अर्थहीन नहीं है, इतना तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। लियो का गला सूख गया, क्योंकि उसके दिमाग में एक बार फिर स्पष्टता लौट आई, और सम्राट की उदासीनता ने उसे अपने वश में कर लिया। जब आप कहते हैं कि वे अभी जीवित हैं, तो आपका मतलब है कि वे अभी भी किसी न किसी रूप में खतरे में हैं, है ना? फे के शब्दों में एक छोटी सी बात समझ में आने पर लियो ने सांसें तेज करते हुए पूछा। हाँ, वे अब भी खतरे में हैं। उन्हीं ताकतों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है जिन्होंने कभी तुम्हें कैद किया था, लेकिन मेरी संस्था उनकी रक्षा कर रही है। लियो की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और फे ने जवाब दिया। अगर वे खतरे में हैं, तो मुझे उन्हें बचाना होगा। वे कहाँ हैं? उनका पीछा कौन कर रहा है? आप किस संगठन से जुड़े हैं? लियो ने हताशा से पूछा, हालांकि वह जानता था कि उसे इन सवालों के जवाब नहीं पता होने चाहिए। फिर भी वो किसी तरह खुद को ये सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। उसकी बातें सुनकर फे का दिल एक पल के लिए डगमगा गया, लेकिन उसने जल्द ही इनकार में अपना सिर हिला दिया। मैं तुम्हें उन सवालों के जवाब नहीं दे सकता लियो, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि क्यों। उसने शांत स्वर में बात की, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मैं उन्हें अभी लौटा दूं, तो अब तक आपने जो भी बलिदान दिए हैं, जो भी कठिनाइयां झेली हैं, सब व्यर्थ हो जाएंगी। इससे भी बुरा, आपका परिवार कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगा। आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, वो उनके लिए ही कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है। मैं अभी आपकी यादें वापस नहीं दे सकता, लेकिन एक बार जब आप आधिकारिक तौर पर ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड का हिस्सा बन जाएंगे, तो मैं सब कुछ लौटा दूंगा। हर याद,
दर्द भरी और मीठी, लेकिन तब तक आपको सहन करना होगा। वो थोड़ा पीछे हट गई। इसलिए अगर आप उन्हें जल्दी वापस लाना चाहते हैं तो इस साल सर्किट में जमकर धमाल मचाएं और ऐसे जीतें जैसे कोई और हो ही नहीं सकता। जीतना और पहले साल में ही ब्लैक सरपेंट्स में आपका चयन हो जाए, 2 महीने के अंदर ही आपकी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। लेकिन तब तक मुझे खेद है कि मैं नहीं कर सकती, फे ने कहा, और लियो ने समझदारी से सिर हिलाया। रोडोवा सैन्य अकादमी, अगली सुबह परिवहन खाड़ी। अगली सुबह लियो बाकी टीम की तरह मुस्कुराता और खिलखिलाता नहीं था, क्योंकि उनके विपरीत उसे चैन की नींद नहीं आई थी। इसके बजाय वो शांत और संयमित रहे, मानो पिछली रात की घटनाओं ने उन्हें दृढ़ता से याद दिला दिया हो कि सर्किट में वास्तव में क्या दांव पर लगा है। उसका परिवार वहां मौजूद था, इंतजार कर रहा था, उम्मीद लगाए बैठा था, शायद कष्ट सह रहा था, और उसे बचाने के लिए उन्होंने जो नरक भोगा था, उसे याद करके लियो को आखिरकार समझ में आया कि वो ये सब क्यों कर रहा था। माँ, कृपया सुरक्षित रहें, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लियो ने मन ही मन सोचा और चुपचाप उस वाहन में सवार हो गया जो पूरी टीम को सर्किट तक ले जाने के लिए तैयार था। जहाज पर 10 सदस्यीय टीम के अलावा रोडोवा मिलिट्री अकादमी ने एक छोटा सहायक दल भेजा था, जिसमें 6 चिकित्सा कर्मचारी, 4 डॉक्टर, प्रोफेसर डेविड, प्रशिक्षक हेन और प्रशिक्षक मुयान फे शामिल थे। डेविड और फे को यात्रा के लिए आधिकारिक संरक्षक के रूप में काम करना था। उनका काम ये सुनिश्चित करना था कि टीम अनुशासित रहे और कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत न करे जिससे उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सके। हालांकि हैन अकादमी के प्रतिनिधि थे, लेकिन हर फैसले पर उनका अंतिम अधिकार था और सर्किट में उनके शब्दों का सबसे अधिक महत्व था। आदर्श रूप से प्रिंसिपल एल्रिक को भी उनके साथ शामिल होना था। हालांकि एल्रिक, जिनेवा के प्रिंसिपल की तरह, हमेशा उद्घाटन समारोह और प्रारंभिक मुकाबलों जैसी निरर्थक औपचारिकताओं के समाप्त होने के बाद ही सर्किट में कुछ दिन देर से आते थे। हर साल इंटरस्टेलर सर्किट की मेजबानी उसी तटस्थ स्थल पर की जाती थी, पौराणिक स्काई गॉड एरिना में, जो जुड़वा तारा प्रणाली वेट्रेक्स सोल के क्षुद्रग्रह बेल्ट के भीतर स्थित एक विशाल संरचना है। ये स्टेडियम न केवल आकार में विशाल था, जिसमें 500,000 से अधिक दर्शक आराम से बैठ सकते थे, बल्कि यह एक अद्वितीय तकनीकी चमत्कार भी था। पहली नज़र में यह एक धातुई कमल जैसा दिखता था, जिसकी घुमावदार पंखुड़ियां एक ऊंचे केंद्रीय शिखर से बाहर की ओर फैली हुई थीं, जो चमकते सूर्यों के ऊपर शांतिपूर्वक परिक्रमा कर रही थी। लेकिन स्काई गॉड एरिना को वास्तव में खास बनाने वाली बात न तो इसकी बैठने की क्षमता थी, न ही इसका स्थान, बल्कि वह युद्ध क्षेत्र था जो इसके भीतर मौजूद था। इसके पॉलिश किए हुए युद्ध तल के नीचे सैकड़ों सावधानीपूर्वक तैयार की गई मॉड्यूलर परतें थीं, जिनमें से प्रत्येक एक पूरी तरह से स्वतंत्र मंच के रूप में कार्य करती थी, जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी और मैच के आधार पर ऊपर, नीचे या पुनर्व्यवस्थित की जा सकती थी। कुछ परतें साधारण खुले मैदान थे, जबकि अन्य घने जंगल, रेगिस्तानी खंडहर, बाढ़ग्रस्त झीलें, खड़ी चट्टानें या यहाँ तक कि कृत्रिम रूप से निर्मित गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र थे। हर लड़ाई एक जुआ थी, न केवल अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ, बल्कि अपने पैरों के नीचे की जमीन के खिलाफ भी। एक बटन दबाने से युद्ध क्षेत्र बिखर सकता था, बदल सकता था या एक नए स्वरूप में उभर सकता था, जिससे लड़ाकों को तुरंत अनुकूलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि सेमीफाइनल तक कोई भी 2 मुकाबले कभी भी एक जैसे होने की गारंटी नहीं थी। जैसे ही रोडोवा सर्किट टीम का परिवहन जहाज अखाड़े के विशाल डॉकिंग बे में सुचारू रूप से उतरा, उनका स्वागत तुरंत ही सख्त चेहरे वाले यूनिवर्सल गवर्नमेंट के अधिकारियों के एक दस्ते ने किया, जो अपनी मानक हाथीदांत रंग की वर्दी पहने हुए थे और सुनहरे प्रतीक चिन्हों से सजे हुए थे। उन्होंने सलामी दी और संक्षिप्त निरीक्षण किया, जैसा कि सभी आने वाली टीमों के लिए प्रथागत था, इससे पहले कि रोडोवा टीम को निर्धारित टीम क्षेत्र में उतरने की अनुमति दी जाए। लियो चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा, अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेता रहा, क्योंकि विशाल मालवाहक शटल, आपूर्ति जहाज और अकादमी के दर्जनों अन्य परिवहन वाहन आपस में जुड़े हुए हैंगरों को एक यांत्रिक छत्ते की तरह भर रहे थे। उसके आसपास की हवा में ईंधन और ऊर्जा से भरपूर मशीनों की हल्की सी गंध थी, जो उसके लिए काफी सुखद गंध थी। हालांकि उसने देखा कि मिनवा उसी गंध के कारण अपनी नाक दबा रही थी। उसके विपरीत उसे ईंधन और मशीनों की गंध नापसंद थी, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से उनसे घृणा करती हुई प्रतीत होती थी। क्या होगा अगर वो कभी किसी असली लोहार की दुकान पर जाए? लियो ने निराशा में सिर हिलाते हुए सोचा। जल्द ही टीम आवास विंग में पहुंची, जहां उनके खाली टीम विला के अलावा आसपास के सभी आवास पूरी तरह से भरे हुए प्रतीत हो रहे थे। परिक्रमा कर रहे उपग्रहों और क्षुद्रग्रहों में निर्मित प्रत्येक विलासितापूर्ण होटल, निजी सराय और अस्थायी आवास सुविधा महीनों पहले ही पूरी तरह से बुक हो चुकी थी। हजारों रईस, कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज, कुलीन वर्ग और प्रभावशाली लोग पहले ही अपने परिवारों, परिचारकों और यहां तक कि निजी सुरक्षा टुकड़ियों के साथ वहां पहुंच चुके थे।
इन सर्किटों में भाग लेना महज एक खेल आयोजन नहीं था, बल्कि यह शक्ति प्रदर्शन का एक आयोजन था। महासंघ के धनी और प्रभावशाली लोगों के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रतीक था। कई परिवारों के लिए सर्किट को एक ही समय में 10 दिवसीय उत्सव, छुट्टी और व्यावसायिक यात्रा के रूप में माना जाता था। जिनके पास सीजन पास थे, वे हर मैच को लाइव देख सकते थे, मुकाबले के बाद होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते थे, टीमों को प्रायोजित कर सकते थे, सामान खरीद सकते थे और यहां तक कि प्रतिस्पर्धा करने वाले लड़ाकों के साथ विशेष मुलाकात और अभिवादन सत्रों में भी भाग ले सकते थे। युवा पीढ़ी के लिए ये जीवित दिग्गजों को देखने और शायद उनके कट्टर प्रशंसक बनने का एक मौका था। वहीं बुजुर्ग पीढ़ी के लिए यह एक महत्वपूर्ण नेटवर्किंग अवसर था, जहां गिल्ड के नेता, संघ के प्रतिनिधि और उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी पर्दे के पीछे मिलते जुलते, बातचीत करते और गठबंधन बनाते थे। लियो इसे अभी भी देख सकता था, क्योंकि अखाड़े की डॉकिंग बे खिड़कियों से हलचल भरे तैरते हुए प्लेटफॉर्म मेहमानों से भरे हुए थे। कुछ रेशमी वस्त्रों में लिपटे हुए थे जिनकी कीमत एक औसत नागरिक के वार्षिक वेतन से अधिक थी। अन्य यांत्रिक नौकरों या निजी भाड़े के गार्डों के साथ थे। और इन सबके बीच आम लोगों के ऊपर एक राजा की तरह मंडराता हुआ स्वयं आकाश देवता अखाड़ा था, जो रक्तपात, गौरव और तमाशे के एक और वर्ष की मेजबानी के लिए तैयार था। घूरना बंद करो और स्काईशिट के अंदर आओ, वरना कोई विशेषज्ञ तुम्हारे शरीर की सारी विशेषताओं का पता लगा लेगा, यू शेन ने लियो को धक्का देते हुए कहा और उसे तुरंत टीम विला के अंदर जाने के लिए कहा। ठीक है, लियो ने कप्तान के आदेश का पालन करते हुए जवाब दिया और टीम विला में प्रवेश किया, जो एक आलीशान 7 BHK आवास था, जिसमें एक निजी पूल और एक अंतर्निर्मित सोना कक्ष था। भूतल पर स्थित तीनों कमरे हम तीनों बुजुर्गों के लिए हैं। आप बच्चे ऊपर के कमरों में आराम से रह सकते हैं। अगले 1 घंटे के लिए कुछ भी निर्धारित नहीं है, हालांकि उसके बाद हमें उद्घाटन समारोह के लिए उपस्थित होना होगा, इसलिए अपनी टीम की जैकेट पहन लें और 40 मिनट में यहीं मुझसे मिलें। क्या ये स्पष्ट है? हैन ने निर्देश दिया, जिस पर सभी ने जी सर कहकर जवाब दिया और अपने अपने कमरों में व्यवस्थित होने के लिए जल्दी से जुट गए। स्काई गॉड एरिना उद्घाटन समारोह स्टेडियम में उत्साह का माहौल छा गया, क्योंकि धार्मिक गठबंधन के 1000 से अधिक बैनर विशाल स्काई गॉड एरिना के ऊपर लहरा रहे थे। हालांकि स्टैंड अभी पूरी तरह से भरे नहीं थे, फिर भी उनमें हजारों दर्शक मौजूद थे, जिनकी जयकार गुंबदनुमा संरचना के नीचे हल्की हल्की गूंज रही थी। स्काई गॉड एरिना के केंद्र में इंटरस्टेलर सर्किट का भव्य उद्घाटन समारोह शुरू होने वाला था। 1200 से अधिक अकादमियां मैदान की बाहरी परिधि के साथ कठोर अनुशासन के साथ पंक्तिबद्ध खड़ी थीं। प्रत्येक अकादमी अपनी विशिष्ट टीम की वर्दी में सजी हुई थी और उनके कप्तान अपनी अकादमी के बैनर ऊंचे लहरा रहे थे। उपस्थिति का क्रम सख्त वर्णानुक्रमिक प्रोटोकॉल का पालन करता था, जिसमें टीमें प्रवेश करती थीं और क्रम से रैंक बनाती थीं, जिसकी शुरुआत सबसे आगे स्थित एविरोन अकादमी 01 से लेकर सबसे पीछे तैनात जिनजेंग 1200 पहली तक होती थी। मैदान के ऊपर एक विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन तैर रही थी, जिस पर दर्शकों को देखने के लिए भाग लेने वाली प्रत्येक टीम के सदस्य के नाम और चेहरे चमक रहे थे, जबकि लाइव कमेंटेटर विभिन्न अकादमियों के बारे में विस्तृत परिचय और रोचक तथ्य प्रदान कर रहे थे। ओह, ये तो केविन जैक शेरविन है। ये तो फेनरबाचे अकादमी के 10 फीट लंबे विशालकाय कप्तान है। उस पहाड़ जैसे आदमी की मांसपेशियों को देखो, ये तो इंसान से ज्यादा किसी राक्षस जैसा दिखता है। बिल्कुल, वो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन लेवे अकादमी के जीनों जितना प्रभावशाली नहीं। वो बौने वंश का हो सकता है, लेकिन वो बौना कारीगर नहीं है। वो एक ऐसा लड़ाकू है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। टिप्पणीकारों ने सधे हुए उत्साह के साथ दर्शकों का मनोरंजन किया, जबकि कैमरे टीमों के मार्च करते हुए उन पर फोकस करते रहे। रोडोवा की टीम चुपचाप खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, जबकि सु यांग अपने दस्ताने ठीक कर रहा था और उसके बगल में एंजो घबराकर गुनगुना रहा था। लियो, जो हमेशा की तरह शांत स्वभाव का था, बिना हिले डुले धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा और बिना एक शब्द बोले शांति से आसपास के वातावरण का अवलोकन करता रहा। औपचारिक जुलूस के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक भव्य मार्ग पूरे मैदान को घेरे हुए था। ये जगह इतनी चौड़ी थी कि इसमें एक साथ 50 लोग भी बैठ सकते थे। हालांकि सभी टीमों में केवल 10 सदस्य होने के कारण अधिकांश जगह अप्रयुक्त ही रही। अखाड़े के केंद्र में एक ऊंचे चबूतरे पर इस वर्ष के सर्किट के मुख्य अतिथि विराजमान थे, अर्ध देवता अकुमी, जो काले और सुनहरे रंग के बहते हुए वस्त्र में लिपटे हुए थे और पत्थर से बने एक सिंहासन पर विराजमान थे, जिसकी सतह पर जटिल पैटर्न उकेरे गए थे। अकुमी बिना हिले डुले, आंखें बंद किए, हाथ बांधे बैठा था, मानो उसे कोई दिलचस्पी न हो। फिर भी उसके पास से गुजरने वाली हर अकादमी उसे सलाम करते समय थोड़ा कांप जाती थी। उनकी शक्ति स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी, उनकी उपस्थिति से ही वो झलकती थी। एक एक करके टीमें आगे बढ़ने लगीं,
और आकाश देवता अखाड़े के चारों ओर पूर्ण सामंजस्य के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। सामने पहुंचकर उन्होंने अपनी मुठियां सीने पर उठाई और सैन्य सलामी दी और अकुमी की सतर्क निगाहों के नीचे कुछ क्षणों के लिए रुके। स्क्रीन पर उनके चेहरे इतने बड़े आकार में दिखाए गए कि सभी उन्हें देख सके, और उनकी हर हल्की सी मुस्कान, कंपन या आत्मविश्वास भरी हंसी दर्शकों तक प्रसारित हो रही थी। कुछ टीमों को दर्शकों से भरपूर सराहना मिली, विशेषकर प्रसिद्ध अकादमियों को, जिनकी पिछली उपलब्धियों या प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने उन्हें समर्पित प्रशंसक वर्ग दिलाया था। वहीं छोटी या कम प्रसिद्ध अकादमियों को केवल औपचारिक तालियां ही मिली। लियो ने चुपचाप गौर किया कि जहां कई टीमें जयकारों पर गर्व से मुस्कुरा रही थीं, वहीं अन्य टीमें स्पष्ट रूप से दबाव में टूट गईं। कुछ तो मार्च के दौरान लड़खड़ा भी गईं, क्योंकि उनकी गलतियों के कारण उनके चेहरे लाल हो गए थे। अंततः घंटों के बाद कमेंटेटर की आवाज सुनाई दी, और अब प्रवेश कर रही है 1026वीं अकादमी, रोडोवा मिलिट्री अकादमी, टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक चैंपियनशिप जीतकर रिकॉर्ड रखने वाली अकादमी। हालांकि पिछले 22 वर्षों से उन्होंने सर्वोच्च खिताब नहीं जीता है। क्या यह उनकी वापसी का वर्ष हो सकता है? स्टैंड के कुछ हिस्सों से जयकारे गूंज रहे थे, खासकर उन बुजुर्ग दर्शकों से जो अभी भी रोडोवा के स्वर्णिम युग की यादों में डूबे हुए थे। लियो, सु यांग, मिनवा और बाकी टीम एकदम सटीक संरचना में आगे बढ़े। उनका हर कदम तेज और अनुशासित था, जो रोडोवा के प्रसिद्ध सैन्य प्रशिक्षण का प्रतिबिंब था। सबसे आगे यू शेन ने गर्व से अकादमी का झंडा उठाया हुआ था। उसका सिर ऊंचा था और उसकी निगाहें अविचलित थीं, जैसे ही वो उनका नेतृत्व कर रहा था। फिर भी जैसे ही वे केंद्रीय मंच के पास पहुंचे, जहां इस वर्ष के विशिष्ट अतिथि का विशाल सिंहासन दिखाई दे रहा था, लियो को अपनी त्वचा के नीचे एक सिहरन महसूस हुई। अर्धदेवता अकुमी बहुत ऊपर बैठे थे। उनकी आंखें पहले तो बंद थीं, लेकिन जैसे ही रोडोवा पास आए, उनकी प्राचीन आंखें झट से खुल गईं और उन्होंने अपने समूह पर ऐसे नजर डाली जैसे कोई अधिपति अपनी प्रजा को नीचे से देख रहा हो। जैसे ही उस अर्धदेव की निगाह लियो पर पड़ी, उसकी सहज प्रवृत्ति बेकाबू हो गई। घबराहट ने उसे जकड़ लिया और उसकी रक्त पिपासा उग्र हो गई, मानो अनियंत्रित रूप से बाहर निकलने को तैयार हो। फिर भी अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के बल पर उसने उस भावना को दबा दिया और अपने अंदर उमड़ रही हत्या की मंशा को कुचल दिया। तनाव के कारण उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, क्योंकि उसके शरीर का हर हिस्सा उसे हिंसक प्रतिक्रिया करने के लिए उकसा रहा था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने टीम की नकल करते हुए अपनी मुट्ठी को अपनी छाती पर उठाकर एक तीखे, औपचारिक अभिवादन का प्रदर्शन किया और यथासंभव अपनी सांसों को स्थिर रखने की कोशिश की। और फिर एक पल के लिए लियो को लगा कि अकुमी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं, किसी भी अन्य अकादमी की तुलना में बस एक धड़कन ज्यादा देर तक। उस अर्धदेव के चेहरे के भाव समझ से परे रहे, लेकिन उस संक्षिप्त विराम ने लियो के पेट में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी, मानो उसे चिन्हित किया गया हो, उसकी जांच की गई हो, या शायद उस पर ध्यान दिया गया हो। इसके बाद अकुमी ने उन्हें उसी धीमी, उदासीन भाव से सिर हिलाकर अभिवादन किया, जैसा उसने हर दूसरी अकादमी को किया था, मानो कुछ हुआ ही न हो। और बस इसी तरह रोडोवा का जुलूस बिना किसी घटना के समाप्त हो गया, क्योंकि टीम औपचारिक मार्ग से बाहर निकली और अखाड़े के अपने निर्धारित खंड में फिर से एकत्रित हो गई। तभी लियो को एहसास हुआ कि सभी लोग, यहां तक कि अधिक अनुभवी यूशेन और मिनवा भी, चुपचाप हौंफ रहे थे। उनके शरीर ठंडे पसीने से तरबतर थे। उन्होंने लड़ाई भी नहीं की थी, फिर भी एक अर्ध देवता की मात्र एक निगाह ने ही उन्हें बेदम कर दिया था। बस एक नजर, और यह हमें इस तरह बोझिल करने के लिए काफी था? नहीं, अगर उसने सचमुच हमें डराने की कोशिश की होती तो हम हिल भी नहीं पाते, लियो ने सोचा। उसका दिमाग उस शक्ति के पैमाने को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था जिसे उसने अभी अभी देखा था। उनके और अकुमी के बीच का अंतर महज एक दूरी नहीं थी, यह एक खाई थी, एक ऐसा विभाजन जो आकाश और पृथ्वी जितना चौड़ा था। फिर भी विस्मय के बीच लियो ने अपने भीतर कुछ और हलचल महसूस की, एक छोटी लेकिन स्थिर चिंगारी। एक दिन मैं भी वहां खड़ा होऊंगा। समारोह जारी रहा और दर्जनों अन्य अकादमियों ने अपना मार्च पूरा किया। अंतिम अकादमी द्वारा सलामी देने में लगभग आधा घंटा और लग गया, जिसके बाद आखिरकार औपचारिकताओं का समापन हुआ। और इसी के साथ देवियों और सज्जनों, उद्घाटन समारोह समाप्त होता है। कमेंटेटर ने पूरे स्टेडियम में गूंजती आवाज में घोषणा की, कल से असली खून खराबा शुरू होगा, क्योंकि इस साल के सर्किट टूर्नामेंट के पहले आधिकारिक मुकाबले शुरू हो रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, भीड़ का जोश चरम पर पहुंच गया, क्योंकि मंच आधिकारिक तौर पर तैयार हो चुका था। आकाश देव गुंबद, भव्य भोज कक्ष। उद्घाटन समारोह के बाद सभी प्रतिभागियों को ग्रैंड बैंक्वेट हॉल में जाने के लिए कहा गया, जहां कल टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनके लिए बातचीत करने और भोजन करने के लिए एक भव्य दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया था।
यह एक बेहद सामाजिक आयोजन था जहां 6 महान कुलों और कुछ अन्य प्रसिद्ध कुलों के बिछड़े हुए चचेरे भाई बहन एक साथ मिले और आपस में मेलजोल बढ़ाया। और एक और घटना जिसमें आम लोगों ने अपने उच्च वर्ग के समकक्षों की तुलना में खुद को थोड़ा हीन और हाशिए पर महसूस किया। स्काईशेड, गाला डिनर के दौरान मेरे पास ही रहना, ठीक है? सु यांग ने पूछा जब वे दोनों रोडोवा की बाकी टीम के साथ भव्य भोज कक्ष में दाखिल हुए। क्या मुझे किसी बात का ध्यान रखना चाहिए? लियो ने शांत भाव से उत्तर दिया। उसके तेज कानों ने सु यांग की आवाज में हल्की सी कपकपी को भांप लिया, क्योंकि आमतौर पर आत्मविश्वास से भरा रहने वाला योद्धा असामान्य रूप से तनावग्रस्त और बेचैन लग रहा था। नहीं, मैंने सब संभाल लिया है, सु यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। बस मेरे पास रहो और मुझे कोई बेवकूफ़ी भरा काम करने से रोको, जैसे कि अगर हम कभी आमने सामने आ जाएं तो किसी को मार डालना। सु यांग ने अनुरोध किया, और लियो ने सु यांग के शब्दों में गंभीरता और हास्य के अजीब मिश्रण को देखकर हल्की सी हंसी निकाली। ऐसा बहुत कम होता था कि सु यांग सचमुच परेशान दिखाई दे, और अगर लियो की प्रवृत्ति पर भरोसा किया जाए तो इसके पीछे का कारण संभवतः एक ही व्यक्ति सु रान से जुड़ा हुआ था। सु रान, सु यान के पिता की नाजायज संतान और उनके कुल की नजरों में एक कलंक था। वह मुखिया के पद के लिए एक अलोकप्रिय उत्तराधिकारी था, फिर भी उसकी निर्विवाद प्रतिभा ने उसे दावेदारी में मजबूती से बनाए रखा। सु यान से 1 साल बड़ी सु रान पिछले साल जिनेवा मिलिट्री अकादमी में शामिल हुई थी और उसने बिना समय बर्बाद किए पहले ही साल में ग्रैंडमास्टर के रूप में मुख्य सर्किट टीम में जगह बना ली थी। यह एक ऐसा कारनामा था जिसने कई लोगों को चौंका दिया था। पिछले साल उन्होंने न केवल अपने युद्ध कौशल से पूरी दुनिया को प्रभावित किया, बल्कि अब वे ब्लू ओशन कंसोर्टियम के प्रायोजन के तहत आ चुके हैं और इस साल के टूर्नामेंट के स्टार दावेदारों में से एक माने जाते हैं। लेकिन जो बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता थी वो ये थी कि सु रान ही वो कारण थी जिसकी वजह से सु यांग ने कभी जिनेवा में कदम नहीं रखा था। अपनी प्रतिभा के बल पर सु यांग आसानी से दाखिला लेते ही जिनेवा की टीम में जगह पक्की कर सकता था, लेकिन सु रान के प्रति उसकी नफरत ने उसे स्पष्ट रास्ता ठुकराने पर मजबूर कर दिया, जिसके चलते वो रोडोवा चला गया, सिर्फ इसलिए कि वो कभी भी एक ही झंडे के नीचे खड़ा न हो सके। मैं सर्किट में अपने भाई को हराने के लिए प्रशिक्षण ले रहा हूँ। सु यांग ने लियो को कई महीने पहले यह बात बताई थी, और अब जब वे यहाँ थे तो ऐसा लग रहा था कि सु यांग अपने भाई के साथ एक ही कमरे में खड़े होने मात्र से ही चिढ़ गया था। सौभाग्य से पहले कुछ मिनटों तक किसी ने भी रोडोवा टीम को परेशान नहीं किया, जो ज्यादातर एकजुट रही। कुछ ही अन्य टीम कप्तान यू शेन से बातचीत करने और उनके पीछे खड़े खिलाड़ियों की सूची पर एक नजर डालने के लिए आए थे, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं था। हालांकि ये सब तब बदल गया जब जिनेवा टीम ने आखिरकार रोडोवा टीम से संपर्क किया, जो कि इंटरस्टेलर सर्किट के दिग्गजों का टकराव था। जिनेवा प्रतिनिधिमंडल के सबसे आगे उनके कप्तान गू रामोस खड़े थे, जो लंबे और चौड़े कंधों वाले थे, जबकि उनके पीछे ज्यादातर ग्रैंडमास्टर योद्धाओं की उनकी टीम थी जो अपना सिर ऊंचा करके और मौजूदा चैंपियन होने का गौरव लिए चल रहे थे। यू शेन, रामोस ने एक सधी हुई मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। गू रामोस, यू शेन ने शांत भाव से जवाब दिया, बिना मुस्कुराए उसका हाथ पकड़ लिया, और दोनों ने एक दूसरे की हथेलियों को कसकर दबा लिया। संक्षिप्त हाथ मिलाना औपचारिक था, अभिवादन से अधिक एक औपचारिकता जैसा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की निगाहों के सामने नहीं हिचका। क्या तुम रोडोवा को लगातार 23वीं हार दिलाने के लिए यहाँ आए हो? रामोस ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, जबकि यू शेन के होंठ चिड़चिड़ी मुस्कान में बदल गए। कम से कम हम फिर से रजत पदक तो जीतेंगे, तुम्हारे विपरीत, जिसके बारे में मैंने सुना है कि तुम्हें क्लैरेंस के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा था। यू शेन ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, और हाल ही में हुए मीडिया विवाद को लेकर रामोस का मजाक उड़ाया। छी छी, सेमीफाइनल से पहले बाहर मत हो जाना, ये तो बेहद शर्मनाक होगा, यू शेन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, और आसपास मौजूद भीड़ में फुसफुसाहट मच गई। कुछ लोग इस तीखे जवाब पर दबी आवाज में ऊह और हल्की हंसी हंसने लगे। इसी बीच उनसे कुछ कदम पीछे जिनेवा के उप कप्तान सु रान ने अपना ध्यान अपने छोटे सौतेले भाई सु यान की ओर मोड़ दिया। तो तुम भी कामयाब हो गए, छोटे भाई, सु रान ने सहजता से कहा, उसकी आवाज में तिरस्कार का भाव था। सु यांग उस आवाज को सुनकर स्पष्ट रूप से सहम गया, उसकी मुठियां अनायास ही कस गईं और उसने गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। तुम्हारे जैसे नीच जाति के व्यक्ति पर व्यर्थ में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, सु यांग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। उसकी आवाज तीखी और संयमित थी, जबकि सु रान अप्रभावित होकर हंस पड़ी। लगता है हमेशा की तरह ठंडे हो, उसने सु यान को और ज्यादा गाली देने के लिए उकसाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन सु यान के कुछ और कहने से पहले ही लियो ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की। आप लियो स्काईशेड होंगे, होराइजन के नए खिलाड़ी और रोडोवा के नंबर 1 जूनियर, आपसे मिलकर खुशी हुई।
हालांकि यान, मुझे तुमसे निराशा हुई है। तुम सू परिवार से हो, फिर भी तुम किसी अनजान स्काईशूट बच्चे से दूसरे नंबर पर आ गए। सू रान ने लियो से नजर हटाकर एक बार फिर सू यान की ओर करते हुए कहा, मानो वो अपने भाई से कोई प्रतिक्रिया निकलवाने की कोशिश कर रहा हो। भगवान का शुक्र है कि तुम जिनेवा नहीं आए और रोडोवा को चुना, क्योंकि तुम्हारे जैसी प्रतिभा के साथ तो तुम जिनेवा टीम में भी जगह नहीं बना पाते। सू रान ने ताना मारा और उसके साथ ही हंसने लगे, जबकि सू यांग ने अपमान पर अपनी मुठियां भींच ली। तुमने क्या कहा? सू यांग ने कहना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो भड़क उठता, लियो शांति से आगे बढ़ा और दोनों के बीच खड़ा हो गया। मुझे पहचानने के लिए धन्यवाद, लियो ने विनम्रता से भरी लेकिन खोखली मुस्कान के साथ कहा। मुझे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पता नहीं था कि मैं इतना प्रसिद्ध हूँ। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं कह सकता। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि आप कौन हैं। दर्शकों में हैरानी की लहर दौड़ गई जब लियो पिछले साल की चैंपियन और स्टार परफॉर्मर सू रान को पहचानने में नाकाम रहा, और दर्शकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए लियो की मुस्कान केवल थोड़ी सी और चौड़ी हुई। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी युद्ध में तुम्हें हराने के बाद कोई तुम्हारा नाम याद नहीं रखेगा, इसलिए अब से बस यही दुआ करो कि तुम्हारा मुझसे दोबारा सामना ना हो, लियो ने पूरे यकीन के साथ कहा। और इतना कहते ही वो तेजी से मुड़ा और रोडोवा टीम के बाकी सदस्यों को अपने पीछे आने का इशारा किया, जबकि सू रान और जिनेवा टीम के सदस्य वहां सन्नाटे में खड़े रह गए। क्या उसने अभी अभी कहा कि वो तुम्हें नहीं जानता, सू रान? क्या उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया और चले गए? रुको, मुझे अभी अभी उसके कहे का एक जबरदस्त जवाब सूझा है। धिक्कार है, मैं अभी उसे कहना चाहती हूँ। ये रोडोवा के कुत्ते साले, लगता है इस साल भी हमें इन्हें इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। जिनेवा टीम गुस्से से भड़क उठी क्योंकि वे रोडोवा द्वारा अपनाई गई हिट एंड रन रणनीति से बेहद नाराज थे। चैंपियन होने के नाते उनमें एक ऐसा अहंकारी गर्व था जो इस तरह के अपमान को सहन नहीं कर सकता था। हालांकि उनके पहले ही मुड़कर चले जाने के बाद रोडोवा का पीछा करना अब उन्हें बेहद तुच्छ साबित करेगा। उनके पास अपने अहंकार को त्यागने और फिलहाल चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। भोज का शेष भाग लियो और सू यान के लिए बिना किसी रुकावट के बीत गया, जो बीच बीच में बिना किसी खास वजह के हंसते रहे। इस जोड़ी को भीड़ से काफी तिरछी निगाहों का सामना करना पड़ा, जो अक्सर उनके पीछे दबी आवाज में बातें करते थे। हालांकि लियो और सू यांग दोनों ने ही इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। स्कूल में होने वाली नोकझोंक के आदी हो चुके ये दोनों छात्र भोज में बिल्कुल सहज महसूस कर रहे थे, जिसे उन्होंने बिना किसी घटना के संपन्न किया और फिर विला लौट आए। द रोडोवा टीम विला, शाम 5 बजे शाम के 5 बज रहे थे जब टीम अपनी अंतिम रणनीति बैठक के लिए विला के विशाल बैठक कक्ष में एकत्रित हुई। कल से सर्किट के सबसे कुख्यात चरण, प्रारंभिक निष्कासन दौर, की शुरुआत होनी थी। 2000 से अधिक टीमों के भाग लेने के साथ हर अकादमी को औपचारिक टूर्नामेंट ब्रैकेट में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देना बिल्कुल असंभव था। यही कारण है कि एक क्रूर और निर्मम प्रारंभिक दौर के माध्यम से प्रतिभागियों की संख्या को बेरहमी से घटाकर केवल 64 टीमों तक सीमित कर दिया गया। एक ऐसी परीक्षा जिससे सभी मध्य वरीयता प्राप्त टीमें भयभीत थीं। नियम तो सीधे सादे थे, लेकिन उनका क्रियान्वयन बिल्कुल भी सीधा नहीं था। सभी 2001 टीमों को पिछले वर्ष की अकादमी की रैंकिंग के आधार पर 4 समूहों ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक समूह से केवल शीर्ष 16 टीमें ही मुख्य टूर्नामेंट में आगे बढ़ी। प्रत्येक समूह को स्काई गॉड एरिना के क्लासिक युद्ध लेआउट में से एक सौंपा गया था। जंगल, रेगिस्तान, टुंड्रा या समतल मैदान, प्रत्येक भूभाग को न केवल ताकत बल्कि अनुकूलन क्षमता और रणनीति का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। उद्देश्य कागज पर उतना ही सरल था, 1 घंटे की समय सीमा के भीतर यथासंभव अधिक से अधिक विरोधियों को बाहर करना और प्रत्येक पराजित प्रतिद्वंद्वी के लिए 1 अंक दिया जाना। युद्ध क्षेत्र के ऊपर सभी के देखने के लिए विशाल स्क्रीन पर लाइव रैंकिंग प्रदर्शित की जाएगी, जो लगातार अपडेट होती रहेगी क्योंकि टीमें शीर्ष 16 में पहुंचने के लिए जी जान से लड़ रही होंगी। यह एकमात्र ऐसा दौर भी था जहां प्रत्येक टीम के सभी 10 सदस्यों ने एक साथ लड़ाई लड़ी, जिससे एक अराजक पूर्ण युद्ध क्षेत्र का निर्माण हुआ जहां गठबंधन सेकंडों में बनते और टूटते थे और जहां कमजोर टीमें अक्सर चौंकाने वाली उलटफेर करती थीं। कई मध्य वरीयता प्राप्त अकादमियों के लिए ये केवल कौशल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि पूरे टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक जुआ था, क्योंकि शीर्ष 64 में पहुंचने वाली अकादमियों और न पहुंचने वाली अकादमियों के लिए पुरस्कार राशि में अंतर भारी भरकम 25 मिलियन एमपी का था। अधिकांश मध्यम आकार की अकादमियों के लिए सर्किट का पूरा लक्ष्य राउंड ऑफ 64 तक पहुंचना और अपनी सुविधाओं में सुधार के लिए 25 मिलियन एमपी का पुरस्कार प्राप्त करना था। हालांकि रोडोवा के लिए यह कोई खास बात नहीं थी। पहले दौर के लिए हमारा नेचर मिलिट्री एकेडमी और सैफायर एकेडमी के साथ गठबंधन है, इसलिए कोई भी उनके छात्रों को नहीं मारेगा।
क्या ये स्पष्ट है? यू शेन ने लिविंग रूम के मॉनिटर पर एक रणनीति मानचित्र प्रस्तुत करते हुए कहा। हम ग्रुप बी में हैं और हमें जो युद्ध मानचित्र सौंपा गया है वो वन मानचित्र है, जिसका अर्थ है कि हमारे दुश्मनों के पास छिपने और घात लगाने के लिए बहुत सारी जगहें होंगी। फॉरेस्ट उन नक्शों में से एक है जहां अकेले शिकार करना आपको भारी पड़ सकता है। हालांकि हम रोडोवा मिलिट्री अकादमी है और हम भी डरपोक की तरह नहीं घूम सकते, इसलिए हम 2-2 के समूह में आगे बढ़ेंगे। मैं बॉक्सर को चुनूंगा, मिनवा विद डीपीसू यांग ड्रेक के साथ, डू प्लेसेस कोहली के साथ और लियो तुम एंजो के साथ जाओ, यू शेन ने निर्देश दिया, जिस पर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। लक्ष्य ये है कि आप अपने साथी को मरने न दें और इस चरण के लिए आवंटित 60 मिनट में जितना हो सके उतने अंक प्राप्त करें। हमारे समूह में 5000 प्रतियोगी होंगे, जिनमें से 4990 एक दूसरे के दुश्मन होंगे, और पिछले वर्षों के औसत के अनुसार क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 200 अंक प्राप्त करने होंगे। लेकिन हम रोडोवा हैं और हमारा लक्ष्य नंबर 1 स्थान हासिल करना है, इसलिए हम 500 खिलाड़ियों को बाहर करने का लक्ष्य रख रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक टीम को 100 खिलाड़ियों को बाहर करना होगा, जिसे सभी को पूरा करना होगा, यू शेन ने निर्देश दिया, और बहस या आत्मसंदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। सच कहें तो 60 मिनट से कम समय में 500 दुश्मनों को खत्म करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। हालांकि यू शेन छोटा लक्ष्य रखो, कम चूको के सिद्धांत में विश्वास करते थे, इसलिए उनका मानना था कि अगर वो टीम को 500 दुश्मनों को खत्म करने का लक्ष्य देते हैं तो वे शायद 450 तक ही पहुंच पाएंगे। हालांकि अगर वो उन्हें 450 का लक्ष्य देता है तो वे शायद केवल 400 तक ही पहुंच पाएंगे। सु यांग और लियो, आप दोनों को कल अपने कौशल का प्रदर्शन करते समय सावधान रहने की जरूरत है। आप दोनों कई लोगों के लिए एक कोरे कागज की तरह हैं, और अगर आप इस प्रारंभिक दौर में अपनी प्रतिभा को छुपा सकते हैं तो यह आपके लिए तब उपयोगी होगा जब असली कठिन दौर शुरू होंगे। हालांकि वर्तमान में जीना हमेशा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अगर आप कभी मुश्किल में पड़ जाएं तो इसका इस्तेमाल करें, लेकिन बाहर न हो जाएं। समझ गए? यू शेन ने कहा, और लियो और सु यांग दोनों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। यहां अहंकार के जाल में फंसने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई इलाका संदिग्ध लगे, अगर किसी चीज में गड़बड़ी या घात लगाकर हमला करने की आशंका हो, उससे बचिए, समय बर्बाद न करें और ऐसी मूर्खतापूर्ण चाल में न पड़े जिससे आपका और टीम का समय बर्बाद हो और हम सभी को अंक गंवाने पड़े। क्योंकि मैं कसम खाता हूं कि अगर मैंने कल रात टेप दोबारा देखे और आप में से किसी को भी किसी तरह की बेवकूफी भरी हरकत करते हुए देखा, तो मैं आपको अगले 3 मुकाबलों के लिए बेंच पर बैठा दूंगा। और हारने पर भी हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे, समझ गए? यू शेन ने कहा, और पूरी टीम ने एक साथ जी कप्तान कहकर जवाब दिया। अच्छा, अब चलिए सब मिलकर बैठक समाप्त करते हैं। आप सभी अपना शेष दिन अपनी इच्छानुसार बिता सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप कल सुबह 6 बजे अपनी वर्दी में तैयार रहेंगे, क्योंकि हालांकि हमारा मैच 8 बजे शुरू होगा, हम 6 बजे पहुंचेंगे और ग्रुप ए का पूरा मैच देखेंगे, यू शेन ने कहा और टीम को इकट्ठा होने का इशारा किया, और उनके इशारा करते ही सभी ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। सर्वोच्च शक्ति, शक्ति से भी बढ़कर हृदय, रोडोवा अमर रहे। स्काई गॉड एरिना, ग्रुप ए का प्रारंभिक दौर। अगली सुबह रोडोवा की टीम दर्शकों की गर्जना से घिरी विशाल भीड़ के बीच ऊंचे स्टैंड में अपनी जगह पर बैठ गई। कल के उद्घाटन समारोह की तुलना में आज प्रारंभिक दौर के लिए दर्शकों की संख्या में अंतर चौंकाने वाला था। आगे की पंक्तियों से लेकर सबसे ऊपरी बालकनियों तक हर सीट खचाखच भरी हुई थी। केवल कुछ ही सीटें खाली थीं जहां देर से आने वाले लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। माहौल में एक अलग ही जोश था। अकादमी के प्रतीक चिन्ह वाले झंडे हर दिशा से लहरा रहे थे, जबकि पैदल रास्तों पर व्यापारी सीमित संस्करण का सामान और स्मृति चिन्ह वाले खाद्य पैकेट बेच रहे थे। आम नागरिक के लिए ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये साल में एक बार होने वाला एक शानदार आयोजन था, और ऐसा प्रतीत होता था कि सरकार माहौल को यथासंभव ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, ताकि मेहमानों को सर्वोत्तम दृश्य और वातावरण प्रदान किया जा सके। नीचे मैदान में लड़ाई शुरू होने से 15 मिनट पहले विशाल अखाड़े का फर्श हिलने लगा और उसमें कंपन होने लगी। और उस क्षण सुप्रभात देवियों और सज्जनों, डेरेक रे की आवाज जादुई स्पीकरों से गूंज उठी। इंटरस्टेलर सर्किट्स के पहले दिन में आपका स्वागत है। मैं डेरेक रे हूं, और मेरे साथ हमेशा की तरह ज्ञानवर्धक ली डिक्सन है। और यह कितना शानदार दिन होगा, डेरेक, ली ने सहजता से जवाब दिया। उसकी आवाज ने तालियों की एक और लहर को जन्म दिया। ये दोनों पिछले एक दशक से सर्किट के आधिकारिक कमेंटेटर रहे हैं, और दर्शक उनकी ज्ञानवर्धक बातचीत को बहुत पसंद करते थे। ग्रुप ए के प्रारंभिक दौर के बाहर होने की प्रक्रिया महज 15 मिनट में शुरू होने वाली है,
और मैं दावे से कह सकता हूं कि दर्शक इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही डेरेक और ली ने भीड़ को उत्साहित किया, युद्ध क्षेत्र का रूपांतरण लगभग पूरा हो गया। अखाड़े के नीचे मौजूद सादा स्टील चटक गया और फिर से आकार ले लिया, क्योंकि चमकते हुए माना सर्किट ने सतह को पहेली के टुकड़ों की तरह पुनर्व्यवस्थित कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद तेज रोशनी की एक चमक ने पूरे मंच को अपनी चपेट में ले लिया। जब प्रकाश कम होने लगा तो प्रतिष्ठित टुंड्रा मानचित्र साकार हो उठा। बर्फ से ढके मैदानों, ऊबड़ खाबड़ बर्फीले पहाड़ों, खतरनाक खयों और घुमावदार गुफा प्रणालियों का एक कठोर और निर्दयी विस्तार। इलाके के कुछ हिस्सों में हिमपात हुआ, जिससे दृश्यता सीमित हो गई, जबकि बर्फीली हवाएं खतरनाक ढंग से गरज रही थीं। यह मैदान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, इसमें जगह जगह छिपी दरारें थीं, जिनमें से कुछ बिना किसी चेतावनी के ढह सकती थीं, जिससे बदकिस्मत प्रतियोगी गड्ढों में गिर जाते और तुरंत बाहर हो जाते। जैसे ही टीमें मैदान में प्रवेश करने लगी, प्रत्येक प्रतिभागी एक कोमल चमक से घिर गया। अरे, सर्किट में नए लोगों के लिए आप देखेंगे कि हर प्रतियोगी को अनिवार्य टेलीपोर्टेशन सील से टैग किया गया है, डेरेक ने समझाया। ये सील प्रतियोगी को पर्याप्त नुकसान या जानलेवा चोट लगने पर तुरंत बाहर निकाल देगी। बिल्कुल सही, ली ने आगे कहा। सड़क पर होने वाली लड़ाइयों के विपरीत यहां मौत की इजाजत नहीं है। अगर आपको दिल में चाकू भी लग जाए तो भी तैयार खड़े मेडिकल कर्मी अपनी उन्नत चिकित्सा तकनीकों और पहले से मौजूद मंत्र प्रणाली की बदौलत आपकी जान बचा सकते हैं। हालांकि प्रतियोगिता से बाहर होने की चाह रखने वाले प्रतियोगियों से अनावश्यक क्रूरता से बचने की उम्मीद की जाती है। पेट या कंधे में चाकू घोंपना जैसे गैर घातक तरीके से प्रतियोगिता से बाहर करना जायज है, लेकिन जान से मारने की कोशिश करना, खासकर सिर धड़ से अलग करना, पूरी तरह से मना है। और याद रखना, डेरेक ने बीच में कहा, प्रतियोगियों को अंक तभी मिलते हैं जब वे बिना अत्यधिक हिंसा के अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराते हैं। किसी की गर्दन में चाकू घोंपकर खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करने से शायद आपको एक अंक भी न मिले, अगर जज इसे गलत मानते हैं। स्पष्टीकरण समाप्त होते ही अंततः युद्ध शुरू हो गया। एक तेज हॉर्न बजा और अराजकता फैल गई। सैकड़ों जादूगर तुरंत आसमान में उड़ गए, इस उम्मीद में कि उन्हें शुरुआती बढ़त मिल जाएगी, लेकिन उनके उत्साह का जल्द ही तीरों की बौछार, फेंके गए भालों और जादुई आग से मुकाबला किया गया, जिससे कई लोग जलते हुए ढेरों में जमीन पर वापस गिरने के लिए मजबूर हो गए। तलवारबाज और मार्शल आर्टिस्ट बर्फीले मैदानों में उमड़ पड़े, जबकि हत्यारों ने बर्फीले तूफानों और गुफाओं का इस्तेमाल गुरिल्ला युद्ध की रणनीति के लिए किया। घात लगाकर हमले, जाल बिछाना और समन्वित हमले बेहद तेजी से अंजाम दिए गए। लियो ने बर्फीली खाई के किनारे दो गुटों के बीच हुई झड़प को ध्यान से देखा, जहां क्लैरेंस अकादमी के एक समूह ने एक छोटी अकादमी को तेजी से परास्त कर दिया। उन्होंने सटीक समय पर मंत्रों और भालों का इस्तेमाल करते हुए त्रुटिहीन समन्वय स्थापित किया, जिससे उनके दुश्मन एक तंग घेरे में सिमट गए, और अंत में उनके जादूगर ने एक ही व्यापक रेंज के मंत्र से उन सभी को समाप्त कर दिया। इस साल क्लैरेंस सामान्य से अधिक आक्रामक है, उनका आत्मविश्वास काफी ऊंचा लग रहा है, सुयांग ने उसके बगल में बुदबुदाते हुए कहा, जबकि लियो ने अपनी निगाहें हटाए बिना सिर हिलाया। कुछ ही देर में पश्चिमी पर्वत श्रृंखला के पास एक और झड़प शुरू हो गई। वहां जिनेवा अकादमी की टीम ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सूरान ने स्वयं 4 लोगों की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया और भयावह सटीकता के साथ दुश्मन टीमों को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया। उसका भाला दुश्मन की संरचना में मौजूद अंतरालों के बीच से होकर गुजरता था, उन्हें एक एक करके भेदता जाता था, जबकि उसके साथ ही उसे उत्तम आवरण प्रदान करते थे। वे उन्हें कागज की तरह काट रहे हैं, मिनवा ने टिप्पणी की। अफवाहें बड़ा चढ़ाकर नहीं बताई गई थीं, यू शेन ने स्पष्ट रूप से कहा। सूरान और जिनेवा इस साल बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। नीचे चल रही तमाम हलचल के बावजूद लियो की आंखें शांत थीं, अवलोकन कर रही थीं, गणना कर रही थीं, हर विवरण को आत्मसात कर रही थीं। वो इस तरह की निरर्थक बातों की चिंता नहीं करता था कि अगर युद्ध में उसका सामना उससे अधिक शक्तिशाली योद्धा से हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि काल्पनिक बातों के बारे में सोचना उसके समय की बर्बादी मात्र थी। इसके बजाय उनका ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि टुंड्रा में अन्य हत्यारे प्रकार के लड़ाके कैसे लड़ते थे और वे किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करते थे, क्योंकि वो दिलचस्प युद्ध रणनीतियों पर नजर रखते थे। कुल मिलाकर सभी हत्यारे प्रकार के लड़ाकों में एक ही प्रकार के बुनियादी कौशल दिखाई देते थे। दुश्मन के हमलों से बचने या चुपचाप आगे बढ़ने के लिए एक गति कौशल, एक छोटी दूरी की पलक झपकना या तेजी से दौड़ना, वातावरण में घुलमिल जाने की छुपने की कला, और एक ही वार में लड़ाई खत्म करने के लिए बनाया गया एक घातक प्रहार, एक क्लासिक हत्यारे का टूलकिट। ये लगभग एक तयशुदा प्रक्रिया थी, लेकिन कभी कभी उन्हें उन लोगों में मौलिकता की झलक दिखाई देती थी जो पाठ्य पुस्तकों का अनुसरण करने से इनकार करते थे। उदाहरण के लिए वोल्ग्रेथ अकादमी का एक हत्यारा एक स्वनिर्मित कौशल संयोजन का उपयोग करता था,
जिसमें वो हर मुकाबले से पहले बर्फ को हवा में उछालता था और इसके लिए वो जमीन पर मुक्का मारता था, जिससे तूफान के बीच उसकी उपस्थिति और हरकतें छिप जाती थीं और केवल दृष्टि पर निर्भर रहने वाले दुश्मनों को भ्रमित कर देता था। एक अन्य प्रतियोगी, रेड फैंग जनजाति का एक पशु मानव, अपनी पूंछ का इस्तेमाल अपने दोहरे खंजर के साथ करता था, जिससे अप्रत्याशित ट्रिपल स्ट्राइक कॉम्बो को अंजाम देता था और विरोधियों को अचंभित कर देता था। और सबसे प्रभावशाली था आयरनहॉर्ट अकादमी का एक अकेला योद्धा, जिसने छिपकर हमला करने की प्रथा को पूरी तरह से त्यागने का साहस किया। इसके बजाय उसने अपनी हत्या शैली में क्रूर बल का प्रयोग किया, छोटी तलवार से सीधे हमलों को रोकते हुए मन मंत्र तकनीकों से दुश्मनों को मार गिराया और पारंपरिक त्वरित हत्याओं के बजाय नियंत्रण और सटीकता को प्राथमिकता दी। रचनात्मकता की ये झलकियां हालांकि दुर्लभ थीं, लेकिन लियो को ठीक यही चाहिए था। अच्छा, लियो ने मन ही मन सोचा, ये देखकर अच्छा लगा कि एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां वर्गीय भूमिकाओं को निश्चित और कठोर माना जाता था, वहां इस तरह की मौलिकता पनप रही है। हालांकि उन्होंने अकेले रचनात्मक फाइटर की जितनी सराहना की, अंत में सबसे अधिक अंक पारंपरिक दिग्गजों ने ही हासिल किए, क्योंकि बिना किसी आश्चर्य के जिनेवा 412 एलिमिनेशन के साथ पहले स्थान पर, क्लेरेंस 402 के साथ दूसरे स्थान पर और ट्यूलिप 340 के साथ तीसरे स्थान पर रही। अंत में सभी बड़ी अकादमियां बिना किसी बाधा के अगले दौर में पहुंच गईं। हालांकि तालिका में कुछ उलटफेर देखने को मिले, जिनमें से एक अकादमी, जिसे 200वें स्थान के आसपास वरीयता प्राप्त थी, ने अंतिम 10 सेकंड में हुए चौंकाने वाले डबल एलिमिनेशन के जरिए शीर्ष 16 में जगह बना ली। ग्रुप ए के लिए अधिकांश क्वालिफाइंग तालिका पूर्वानुमानित ही रही। टूर्नामेंट के इस शुरुआती चरण में कोई बड़ा उलटफेर या अप्रत्याशित रूप से शीर्ष अकादमी टीमों का बाहर होना देखने को नहीं मिला। ग्रुप ए का मैच ठीक 7:15 बजे समाप्त होते ही यू शेन ने तुरंत रोडोवा टीम को इकट्ठा किया और उन्हें निर्धारित चेंजिंग रूम में ले गए। मेजर हैन और प्रोफेसर डेविड उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सर्किट के लिए जल्दबाजी में बनाई गई अन्य सभी चीजों की तरह चेंजिंग रूम भी तंग थे। प्रत्येक टीम के लिए केवल 10 छोटे दीवार पर लगे लॉकर थे। फिर भी ये देखते हुए कि उन्हें 2000 से अधिक टीमों के लिए सुविधाएं बनानी थी, जगह की कमी समझ में आती थी। वाह, फीनिक्स ग्रुप से मेरा सामान आखिरकार आ ही गया, सु यांग ने बड़ी मुश्किल से अपनी उत्तेजना को काबू में रखते हुए कहा, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। टीम द्वारा जारी किए गए सामान्य कवच के बजाय सु यांग के लॉकर में उसका कस्टम ऑर्डर किया हुआ कवच था और उसके संतुष्ट चेहरे को देखकर लगता था कि वो बिल्कुल उसी का इंतजार कर रहा था। हे भगवान, मेरी आंखों में चुभन हो रही है, एंजो ने कराहते हुए अपना चेहरा ढंक लिया और उस भड़कीले सेट को घूरने लगा। सु यांग ने एक बेहद आकर्षक सुनहरे और लाल रंग का संयोजन चुना था, जो उसकी सुनहरी आंखों से पूरी तरह मेल खाता था और इतना चमकीला था कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। यांग, ये कैसा कवच है? क्या तुम खुद को दूर से ही दिखने वाला निशाना बनाना चाहते हो? प्रोफेसर डेविड अविश्वास से भरी तीखी आवाज में चिल्लाए, जबकि सु यांग ने जवाब में बस मुस्कुरा दिया, मानो उनकी बातों से बिल्कुल भी विचलित न हुआ हो। सर्किट के नियमों के अनुसार सभी कवच सेटों पर अकादमी का बैज दिखना अनिवार्य है, इसके अलावा कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है। सु यांग ने डेविड का मजाक उड़ाते हुए अपने कवच सेट पर लगे रेड रोडोवा मिलिट्री अकादमी के प्रतीक चिन्ह की ओर इशारा करते हुए गर्व से जवाब दिया। जब तक वो है, बाकी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसने डेविड के अधिकार को स्पष्ट रूप से कमजोर करते हुए कहा, और इस अपमान पर प्रोफेसर की बाईं आंख में स्पष्ट रूप से फड़कन दिखाई दी। सुनो, छोटे बदमाश, आज जंगल के नक्शे में तुम वो भद्दा सा सामान नहीं पहनोगे, उसे व्यक्तिगत राउंड के लिए बचा कर रखो। तुम्हारे प्रशिक्षक के तौर पर मैं आदेश देता हूं कि तुम उसे उतार दो, डेविड चिल्लाया, लेकिन सु यांग ने बस कंधे उचका दिए और डेविड की बातों को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वो कोई मामूली शोर हो। अरे, दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगा, सु यांग ने जवाब दिया और अपने भड़कीले कवच को पहनने लगा। वहीं डेविड ने मुट्ठी भींच ली और फिर हैन और यू शेन से मदद मांगी। डेविड को उम्मीद थी कि चूंकि वो समझदारी से बात कर रहा था, इसलिए उनमें से कम कोई तो उसका साथ देगा। हालांकि उसकी निराशा के लिए हैन और यू शेन दोनों इस विषय पर शांत भाव से उदासीन रहे और उसे कोई समर्थन नहीं दिया, जिसके कारण उसे अपना अहंकार निगलकर पीछे हटना पड़ा। कमरे में मौजूद हर कोई जानता था कि डेविड की बात में दम था, फिर भी किसी ने दखल देने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार सु यांग तकनीकी रूप से कोई नियम नहीं तोड़ रहा था और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे अपने कवच के चुनाव से वंचित कर दे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, लियो ने अपना लॉकर चेक करते हुए बुदबुदाया। उसे पहले से ही कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। अंदर उसके द्वारा अनुरोधित घोर काले रंग के हत्यारे कवच के बजाय एक चिकना गहरा धूसर और नीला कवच था। इसका आधार हल्का, लगभग काला धूसर था, लेकिन जो बात उसे बेहद परेशान कर रही थी
वो थी गर्दन के कवच के चारों ओर लिपटा हुआ एक नरम नीला स्कार्फ। ये कवच हल्का, लचीला और बिल्कुल सटीक था, जैसा कि इसके कार्य के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन दिखने में यह उसे पसंद नहीं आया। ये तो आमतौर पर हत्यारों द्वारा पहने जाने वाले कवच जैसा भी नहीं था। इसका डिजाइन मानक हत्यारे के साजो सामान की तुलना में एक फैशनेबल सैन्य वर्दी जैसा अधिक था। अरे वाह, तुम्हारा कवच बहुत शानदार लग रहा है स्काईशेड। हल्के नीले रंग में होराइजन डोमिनियन का लोगो तो वाकई कमाल का है, मिनवा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि लियो का माथा और भी सिकुड़ गया। होराइजन डोमिनियन समूह ने कवच पर बैज लगाने में बड़ी चालाकी दिखाई थी। हालांकि रोडोवा का प्रतीक चिन्ह मौजूद था, लेकिन इसे फीके काले रंग में उकेरा गया था, जो गहरे भूरे रंग के कवच के सामने लगभग अदृश्य था, लेकिन फिर भी तकनीकी रूप से नियमों को पूरा करता था। और इसके विपरीत होराइजन का अपना लोगो बोल्ड और स्पष्ट हल्के नीले रंग में छपा हुआ था, जो उसकी छाती, कलाई की प्लेटों, गले के स्कार्फ और यहां तक कि उसके द्वारा ले जाए जाने वाले प्रत्येक खंजर के मूठ पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। सांस लियो ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि वह एक हत्यारे की तरह कम और एक चलते फिरते विज्ञापन बोर्ड की तरह ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि वो सिर से लेकर पैर तक होराइजन के बैज से ढका हुआ था। हालांकि इस तरह का कवच पहनने से थोड़ा चिढ़ होने के बावजूद लियो को यह मानना पड़ा कि यह उस पर काफी अच्छा लग रहा था। अगर कोई स्पष्ट ब्रांडिंग को नजरअंदाज कर दे, तो गहरे भूरे और नीले रंग का दोहरा संयोजन उसकी गोरी त्वचा और भूरी आंखों के साथ पूरी तरह से मेल खाता था, जिससे उसे एक तीक्ष्ण और भयावह व्यक्तित्व प्राप्त होता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कवच ने उत्कृष्ट गतिशीलता प्रदान की, जिससे चलते समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसकी दूसरी त्वचा हो। लियो धातु विज्ञान का विशेषज्ञ नहीं था, और न ही उसे इसमें रुचि थी, लेकिन वह भी बता सकता था कि यह विशेष रूप से बनाया गया सेट रोडोवा के मानक सेट से कई किलोग्राम हल्का था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि होराइजन डोमिनियन ने सुरक्षा से समझौता किए बिना इसे इतना हल्का कैसे बना लिया, लेकिन वह मुफ्त में मिलने वाली फुर्ती के बारे में शिकायत करने वाला नहीं था। टीम रोडोवा 30 मिनट में रिपोर्ट करे। कृपया अनिवार्य टेलीपोर्टेशन मंत्र के प्रयोग के लिए कतार में लगे, टूर्नामेंट के आयोजक ने घोषणा की, जिससे यू शेन को टीम को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया गया। बिना देरी किए वे निकटतम ट्रांसेंडेंट मेज स्टेशन की ओर बढ़े, जहां उनमें से प्रत्येक को मानक आपातकालीन टेलीपोर्टेशन सील से चिन्हित किया गया था, एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जो उन्हें अत्यधिक क्षति होने या जानलेवा चोट लगने या सामान्य रूप से बाहर हो जाने की स्थिति में तुरंत अखाड़े से बाहर निकाल देता है। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद वे अपने निर्धारित प्रवेश द्वार के पास कतार में खड़े हो गए। उनकी निगाहें सुरंग के ऊपर लगी विशाल उल्टी गिनती घड़ी पर टिकी हुई थी, जो लगातार मिनटों को गिन रही थी। 5 मिनट 49 सेकंड। यूशेन सबसे आगे खड़े थे। शांत और अधिकारपूर्ण भाव से उन्होंने टीम को अंतिम बार संबोधित किया। ये तो बहुत आसान होगा। यहाँ आपको जिन औसत प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ेगा, वे रोडोवा में आपके पीछे छूटे औसत सहपाठियों के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरेंगे, इसलिए अगर कुछ लोग आपको घेर भी लें तो घबराएगा नहीं। उनकी निगाहें पूरी टीम पर घूम गईं, आवाज दृढ़ लेकिन स्थिर थी। बस अपना दिमाग खुला रखना याद रखना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने साथियों का ध्यान रखना। हमें किसी हीरो की जरूरत नहीं है, हमें अंक चाहिए। उसने जोर देने के लिए एक उंगली उठाई। मुझे हर जोड़ी से 100 अंक चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा, समझ गए? यू शेन ने मांग रखी, जिसके जवाब में टीम ने सिर हिलाया और जयकारे लगाए। उनके भाषण से कुछ समय बीतने में मदद मिली और टीम के सदस्यों की घबराहट कम हुई, क्योंकि जब घड़ी 1 मिनट 59 सेकंड से नीचे चली गई, तो यू शेन ने टीम को एक बार फिर अपने चारों ओर इकट्ठा होने के लिए कहा। ठीक है, चलो बाहर जाने से पहले एक आखिरी नारा लगा लेते हैं। हम रोडोवा हैं, और आज हमें अपनी अकादमी द्वारा पहले हासिल की गई 55 जीतों के गौरव के साथ लड़ना होगा, यू शेन ने कहा, जैसे ही उन्होंने टीम को अपने चारों ओर इकट्ठा किया और उन्होंने एक साथ आखिरी बार नारा लगाया। सर्वोच्च शक्ति, शक्ति से भी बढ़कर हृदय, रोडोवा हमेशा के लिए। इसके साथ ही घड़ी की सुई आखिरकार पर पहुंच गई और द्वार खुल गए, जिससे रोडोवा टीम को अपने निर्धारित प्रवेश द्वार से वन मानचित्र में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। गेट खुलने के बाद किसी ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, क्योंकि 5 सेकंड के भीतर ही रोडोवा टीम के 5 उप समूह शिकार की तलाश में सभी दिशाओं में फैल गए। लियो, जो पूरी तरह से एकाग्रचित था और कुछ महत्वपूर्ण अंक हासिल करने के लिए बेताब था, तभी प्रारंभिक दौर शुरू होने के 15 सेकंड भी नहीं बीते थे कि उसने महसूस किया कि उसके वरिष्ठ साथी खिलाड़ी एंजो ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। मैं यहाँ वरिष्ठ हूँ स्काईशेड, मुझे ये तय करने दो कि कहाँ जाना है और कहाँ लड़ना है, ताकि हम अनावश्यक जाल से बच सकें। मैंने हमारे समर कैंप के दौरान जंगल में ट्रेनिंग ली है, इसलिए मुझ पर भरोसा करें।
मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एनजो ने एक भरोसेमंद सीनियर की भूमिका निभाने की कोशिश करते हुए कहा। हालांकि लियो ने बस सिर हिलाकर बात को खारिज कर दिया और पास के पेड़ की शाखा के पास कुछ खंजर फेंके। तभी अचानक एक छिपा हुआ दुश्मन शाखा से नीचे गिर गया और प्रारंभिक दौर से बाहर हो गया। ये कहां से आ गया? एनजो ने हैरानी से सोचा, जबकि लियो ने उसके सिर पर ऐसे थपथपाया जैसे वो कोई खोया हुआ पिल्ला हो। क्या तुम्हारे पास ऐसी पूर्ण दृष्टि है जिससे तुम अपने आसपास की हर चीज को बिना किसी अंधे बिंदु को छोड़े देख सकते हो? क्या तुम पेड़ों, पत्तियों के पीछे छिपे दुश्मनों को पहचान सकते हो, या उन लोगों को जो छिपने के लिए जमीन में गड्ढे खोदते हैं? लियो ने पूछा, जिस पर एनजो ने इनकार में अपना सिर हिलाया। मुझे यही लगा था, तो कृपया चुप रहो और मुझे धीमा मत करो, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि हमारे आसपास अगले 15 दुश्मन कहाँ हैं, और मैं शायद उन सभी को 5 मिनट से भी कम समय में मार सकता हूँ, लियो ने कहा, और मुड़कर एक बार फिर शिकार पर ध्यान केंद्रित कर लिया, जिससे एनजो एक बिना दांत वाले पिल्ले की तरह उसके पीछे पीछे चलने को मजबूर हो गया।